चलिए शुरुआत करते हैं। आंतरिक सुरक्षा सारा इसमें BSM, असम राइफल सारा कुछ यहाँ हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत डिटेलिंग में है, जरूरी है। 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा, इसीलिए आराम से अपने रिवाइज करके फटाफट नोट्स अपना तैयार कर लीजिएगा, ठीक है जी। क्या क्या पिछले क्लास में हुआ था रिकैप कर देते हैं, और रिकैप करके फिर आगे अपना बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ सिलेबस के बारे में बोला था, शब्द थोड़ा बोलते जाओ, उसका मीनिंग समझाते जाते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला उसमें क्या था, सिक्योरिटी फोर्सेस था। एक बार पहले रिस्पॉन्ड करके जोर से बोलो यस और नो। अभी मान लो उसमें 2 चीज था, एक था सिक्योरिटी फोर्स, दूसरा था सिक्योरिटी एजेंसी। सिक्योरिटी फोर्स का वो काम होता है जो ग्राउंड लेवल पे काम करे, जैसे BSF हो गया, तो BSF को वहां पे जाके काम करना पड़ता है बॉर्डर पे। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो ऑफिस में रह के काम कर रहा है। मान लो जैसे मैंने आपको बोला था कि ED है या अलग अलग NIA डिपार्टमेंट है, तो लोग ऑफिस में रह के लैपटॉप पे काम कर सकता है, लेकिन जो आपके सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको जाकर वहीं काम करना पड़ेगा। कहां पे, बॉर्डर पे या ग्राउंड लेवल पे। तो ये कंपलसरी है कि सिक्योरिटी फोर्स ग्राउंड पे काम करे, लेकिन एजेंसी के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो ग्राउंड पे काम करे चाहे ऑफिस में, उसके लिए दोनों है, बट ज्यादातर ऑफिस में काम करेंगे। यहां तक क्लियर है। मैंने 2-3 बात बताया था, एक बोला था मैंडेट और ऑपरेशन। तो मैंने बोला था कि UPSC या IAS आपसे सिर्फ ये जानना चाहता है कि गोल क्या है किसी भी फोर्स का। अगर असम राइफल है, अगर SSB है, अगर अलग अलग हैं, तो उनका क्या मोटिव है, कि क्या काम है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि दिलचस्प ऑपरेशन बताइए कि कैसे हुआ नहीं हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है। आगे नेक्स्ट, उसके बाद दूसरा लाइन क्या था बताना जरा। ठीक है, तो रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर। तो मैंने ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको बोला था कि एक्सटर्नल स्टेट क्या है। मान लीजिए कोई फॉरेन कंट्री, सभी सुन रहे हो क्या, तो कोई विदेश का कंट्री अगर आकर और आप पे कोई ना कोई आक्रमण करता है या किसी भी तरीके से आपको थ्रेट करता है, तो चलो वो तो सही ठीक है, उसमें तो पता है कि मेरा लड़ाई इससे होने वाला है, तो चलो क्लियर कट है, अपना तैयार रहेंगे। बट सबसे ज्यादा उसमें भयंकर कौन सा है, नॉन स्टेट एक्टर, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सी ग्रुप। प्रॉक्सी ग्रुप मतलब क्या होता है कि दूसरों के कंधे पे रखकर बंदूक चलाना। सिंपल मतलब कि USA ने पाकिस्तान को पैसा दिया, पाकिस्तान को पैसा देकर इंडिया को बर्बाद कराने की कोशिश किया। हमें पता है कि लग रहा है पाकिस्तान है, लेकिन पीछे कौन है, USA। तो सर नॉन स्टेट एक्टर बहुत ज्यादा हमारे लिए खतरनाक है और खतरा है, मतलब कॉम्पेरेटिवली किसके, एक्सटर्नल स्टेट्स। अगर हमें पता हो कि ठीक है इस देश से लड़ाई होने वाला है तो हमें कोई तकलीफ ही नहीं है, लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि सर अगर हमें ये मतलब पता ही नहीं है कि इसके पीछे कौन है, तो फिर हमारे ज्यादा दिक्कत है। तो हमारे लिए ज्यादा दिक्कत कौन सा हो गया, नॉन स्टेट एक्टर। और नॉन स्टेट एक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी ग्रुप। यहां तक क्लियर है। अब उसके आगे अगर बढ़ते हैं तो क्या मैंने बोला था, थर्ड जल्दी बोलना, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया एंड रोल ऑफ सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ऑलरेडी मैंने बोला था कि आजकल सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। आजकल क्या होता है, मीडिया का क्या रोल है, मीडिया का रोल ये है कि सर रोल ऑफ मीडिया कलेक्टिव ग्रुप है एक, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक इंडिविजुअल है। मतलब आपका खुद आपका एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपने रोल ऑफ मीडिया के कारण क्या किया, रोल ऑफ मीडिया को छोड़कर सीधा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे उनसे इन्फ्लुएंस होकर कुछ ऐसा डाल दिया कमेंट, जिसके कारण पूरे लोग पागल हो गए, वो वायरल हो गया और कहीं ना कहीं मारकाट हो गया। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, रोल ऑफ मीडिया से ज्यादा कौन चैलेंज है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। क्योंकि आजकल कुछ भी डालने पे बहुत जल्दी वायरल हो जा रहा है, और उसके बाद सब कोई ना कोई धर्म की लड़ाई और कोई ना कोई खतरे में है, सर ये वायरल करके आराम से डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज जो है। फिर आगे मैंने बोला था उसमें साइबर सिक्योरिटी
सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी का भी सिंपल मीनिंग है और मैंने बार बार बोला है, इस बात को ध्यान रखिएगा और जो भी है अपना लिखते चले जाइएगा। इसमें आपको खुद ब खुद अपने दिमाग को समझना है और जहां वक्त मिले लिखते चले जाना है, आपको अटेंटिव रहना है। यहाँ इसके आगे आते हैं, आगे आएंगे तो दो चीज मैंने बोला था कि सर उसमें आपको एक वर्ड मिलेगा जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ध्यान से समझना, AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने आपको साइंस एंड टेक में भी जिक्र वहां ऑलरेडी किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिंपल मीनिंग है कि सर आजकल आप देखोगे, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि कोरोना के समय एक रोबोट जैसा बनाया गया, जो रोबोट ने क्या किया, जो भी वेस्ट होते थे जो उस सब कुछ उठा कर वो डालता था और उस सब कुछ नाम, जिसमें नाम मैंने और भी अलग भी बोलते, एक बैंडिकूट बोला था नाम, जो एक ऐसा भी रोबोट है जो क्या करता है, नाली को साफ करके और फिर अलग उसको किया जाता है, वो ऑलरेडी मैं बताया। हाँ, और उस चीज को दिमाग में रखने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आर्मी में क्या है, डिफेंस में क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण बहुत प्रभाव भी पड़ रहा है। आजकल देखोगे तो ड्रोन, सर बहुत छोटे छोटे ड्रोन आजकल बनने लगे हैं, तो मोबाइल के कैमरे के अकॉर्डिंग उतना छोटा छोटा ड्रोन्स है जो अपना अपना काम अलग अलग ढंग से कर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ ये नहीं कि उसका पॉजिटिव इंपैक्ट है, आर्मी में इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी बहुत सारा है। आप एक तरह से नहीं देख सकते हो, दूसरे तरीके से भी देखो, क्योंकि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी ने किसी तरीके से हैक किया या उनको पता है तो सर हमारा इंफॉर्मेशन क्या है, डिस इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल पूछता है आर्मी में, ये आपके सिलेबस पे क्या पार्ट है जो कि आगे डिटेल में और देख लेंगे। नेक्स्ट आगे जाइए। उसके बाद मैंने बोला था रोल ऑफ मीडिया। मीडिया क्या है समझ में आ गया ना, मीडिया एक कलेक्टिव ग्रुप है और जबकि सोशल मीडिया क्या है, एक इंडिविजुअल ग्रुप है। नेक्स्ट क्या था, सिक्योरिटी चैलेंज एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया। तो मैंने बोला था कि सर बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी चैलेंज दोनों में फर्क है। बॉर्डर मैनेज, क्या सभी सुन रहे हो, बॉर्डर मैनेज करने के लिए आप बात से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर सिक्योरिटी, जैसे चाइना में अगर मान लीजिए हमारे और चाइना में विवाद हुआ बॉर्डर का, तो विवाद हुआ तो सर हम दोनों आपस में बैठ के वार्ता करके डिप्लोमेटिक सुलझा लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर सिक्योरिटी की बात है, थ्रेट की बात है, उसको मैनेज करने के लिए सर सिर्फ बात से काम नहीं चलेगा। तो सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए हर सेक्टर में बात हो, चाहे उसके बाद सर अलग तरीके से आपको डिफेंस के जवाब देना हो, चाहे आपको टेक्नोलॉजी से जवाब देना हो, चाहे जैसे भी जवाब देना हो। तो इंटरेस्टिंग पहलू क्या है कि सर मैनेजमेंट करने के लिए बात काफी है, लेकिन सर सिक्योरिटी को अपने अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइएगा उसके बाद और समझते हैं। नेक्स्ट क्या था बताइए जरा, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स विद टेररिज्म। अरे लिखे हो ना, तो लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म, क्या बोला मैंने कि सर आजकल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म का डायरेक्ट कनेक्शन इसलिए बन रहा है क्योंकि सर दो फैक्टर है। मैंने बोला सबसे फर्स्ट, आजकल के बच्चों के पास, मैंने जो बोला, जो जन्म लेते हैं उनका चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस ठीक ढंग से होता नहीं है। माता पिता जो है उनको छोड़ देते हैं, खुद अपने मोबाइल बिजी हो गए पोस्ट डालने का, और सर उसके बाद बच्चे अपना अलग। तो जब बच्चे डिप्राइव होंगे, जब उनको अभाव महसूस होगा, तो सर वो कहीं ना कहीं क्राइम शुरू करेंगे। और क्राइम कहां से स्टार्ट होता है, घर से। तो पहले डोमेस्टिक वायलेंस होगा, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस फिर क्राइम में कन्वर्ट होगा, और वही क्राइम फिर टेररिस्ट में कन्वर्ट होगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं कि टेररिस्ट है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर हमारे आज के डोमेस्टिक वायलेंस से पहले जो बच्चे का, जो आज माता पिता जिस तरह से पाल रहे हैं, सबसे खतरनाक तरीके से पाल रहे हैं सर। उनको कोई फुर्सत नहीं है किसी के लिए, मम्मी अपने में बिजी है, पापा अपने में बिजी है, बच्चे के लिए सर कोई दाई अम्मा रख दिया, वो अपना पला रहा है, हो गया, वही बच्चा सर निकल के नालायक निकलेगा। अब उसके बाद सर ये हमारे लिए आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो मैंने बोला था कि क्राइम कैसे होता है, और क्राइम होने का एक ही कारण है कि सर जब बच्चा अभाव महसूस करेगा तब क्राइम होगा। और क्राइम को रोकने का एक ही तरीका है, क्या, कि सर किसी भी तरीके से चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस को ठीक करिए। और मैंने बोला सोशल मीडिया का क्या कैसे रोक सकते हैं आप, मैंने बोला था क्या, सेंसिटाइजेशन करके, एजुकेशन। सर फालतू आदमी लोग फालतू फालतू डालेगा कमेंट, जो अच्छा इंसान है, जो पढ़ा लिखा है, वो तो कोई फालतू का कमेंट डालेगा नहीं। जिसको सर जो पढ़ा लिखा नहीं है, बददिमाग इंसान है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, वही जो मन में आए किसी के बारे में बोल देगा। और आजकल यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे एक ही चीज है सर, क्या, कि आप किसी का भी बेइज्जती करके अपने आप को खुशी पहचान लो, बस दूसरे की बेइज्जती करो, अपने आप खुश हो जाओ। आप फेसबुक देखोगे सर, उसको वो कमेंट बोलने में लगा है, उसको वो गाली गलौज करने में लगा है उसको, सर ये क्या है, बददिमाग लोग हैं। तो सर इनका कैसे सुधारा जा सकता है, एक ही तरीका है बेटा, नॉलेज ले लो। अगर एजुकेशन मिल जाएगा तो काम ठीक, नहीं तो मर गया, बात खत्म। तो सर आपको रोकने के लिए सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, कौन सा, एजुकेशन। आगे नेक्स्ट क्या था, लीकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बाद बोलो जल्दी, हो गया, अच्छा यहीं तक था, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो नेक्स्ट उसके बाद, और तेजी में लिखना मैं बता दे रहा हूं, जो छूट गया वीडियो से कवर करिएगा, दोबारा रिपीट नहीं होगा, इसीलिए ध्यान से रखिएगा। अब आप दौड़ने के लायक हो गए हैं, अब आप अपना दौड़ना शुरू करिएगा, नहीं रिवाइज करिएगा नहीं बनेगा आपसे, इसलिए पॉलिटी आयर सब रिवाइज करके रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ
एक्सट्रीमिज्म, स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलाव, स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ये सिलेबस का पार्ट है जो यूपीएससी आपसे चाहती है, स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। इसको समझिए, इंटरेस्टिंग बात है ये। दोनों टर्म हालांकि इसको डीप अलग, एक्सट्रीमिज्म को अलग समझ लेंगे, बट सिलेबस में क्या बोलना चाह रहा है, आपसे क्या जानना चाहता है आईएएस, इस बात को समझ लीजिए पहले, नहीं तो 40 पेज का पूरा कचरा नोट्स होता है उसमें बस हो गया। क्या बोला है, स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। उसके पहले क्या बोला, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। देखो सर, अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट का बहुत सारा पहलू होता है, ध्यान से समझिएगा। जब भी कभी आप डेवलपमेंट करना चाहेंगे तो समाज का कोई ना कोई ऐसा कम्युनिटी, कोई ना कोई ऐसा तमगा होगा सर जिसका अभाव जरूर होगा और जिसका घर छीन के आप बनाएंगे। एक कहावत है कि सर सीधी सी बात है कि अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो किसी का घर तोड़ के बनाएंगे, और वो घर से चिड़ियों को हो सकता है, घोंसलों को हो सकता है, जानवर हो सकता है। अरे है ना, तो सिंपल सा लॉजिक है कि जब आप डेवलपमेंट करिएगा, मान लीजिए रोड बना रहे हैं, तो किसी ना किसी, या तो वहां मजदूर रहने वाले या कोई ना कोई रहने वाले, उनका सर कहीं ना कहीं बसाने का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यस और नो सर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप सुनते हैं नक्सलाइट के बारे में, तो नक्सलाइट क्या होता है, नक्सलाइट ये अपने लोग हैं। नक्सल्स क्या है, अपने लोग हैं। जैसे आप अगर साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाएंगे, असम, अरुणाचल, तो मैंने आपको पढ़ाया, आईआर में भी पढ़ाया है कि वहां खुद लोग डिमांड कर रहे थे कि हमको या तो अलग लैंड दे दीजिए, अलग देश बना दीजिए। वहां पे मैंने आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट ग्रुप भी बताया था जिसके कारण एग्जैक्टली। अब आप सोच के देखो ये क्यों नक्सलाइट बनते हैं भाई, कोई ना कोई तो कारण होगा। सीधी सी बात है कि असम में आपने उस तरीके का ध्यान पैकेज उस समय पहले दिया नहीं था। ऊपर से बांग्लादेश बना तो बहुत सारे लोग उधर चले गए। म्यांमार से भागा रोहिंग्या तो कहां पहुंच गया, असम वगैरह में। सर उनका तो अपना हक खत्म, और है कौन, अपने लोग। तो ये लोग हथियार उठाने के अलावा दूसरा इसके पास ऑप्शन गया। गवर्नमेंट को बोल रही है तो गवर्नमेंट को सुन नहीं रही है। अब गवर्नमेंट जब सुनेगी नहीं और वहां के लोग को कुछ ध्यान ही नहीं है, तो फिर बचा क्या, एक ही तरीका के सर लोग हथियार उठाकर जबरदस्ती अपना काम करेंगे। अच्छा, जिस केस में हथियार उठाएंगे तो इनको कोई ना कोई थर्ड पार्टी सपोर्ट जरूर करेगा, चाहे वो चाइना करे बैठाई है ऊपर मुंह उठा के, और चाहे आपका कौन करे, इधर पाकिस्तान कर ले। दो अपना सबसे प्यारा दोस्त है ही है। तो कहने का भी नहीं है कि सर किस लिए हुआ, अगर हमने डेवलपमेंट किया और डेवलपमेंट करके जब करते हैं तो किसी न किसी कम्युनिटी का कुछ ना कुछ तो तमगा होगा जो ग्रसित होगा, है ना। अच्छा, उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनका कोई अगर मान लो उनको अगर हम कहीं और सेटल करा देते तो कोई दिक्कत नहीं था। बट आपने बोल तो दिया सर, अभी तक तो 20, 25, 21 साल हो गए, नर्मदा और सारे जितने सारे डैम बने हैं उनका अभी तक सर कोई इधर अभी शिफ्टिंग नहीं हुआ है। अभी तक वो लोग मजदूर और वो लोग परेशान है कि कहां जाएं और क्या करें। तो सर नक्सलाइट उठाते हैं, नक्सलाइट जब बंदूक उठाते हैं तो सर हमारे देश का सबसे इंटरनल सिक्योरिटी सबसे खतरे में होता है, क्योंकि सर ये अपने लोग हैं। अगर घर का विभीषण अगर निकल के चला जाए, तो विभीषण को खैर एग्जांपल तो नहीं दे सकते, लेकिन अपने ही लोग अगर बंदूक उठा ले सर, तो फिर अपने ही देश के खिलाफ, तो इससे बड़ा खतरा और क्या होगा। और सीधी सी बात है, सबसे बड़ा लड़ाई और सबसे बड़ा खतरा अपने ही लोग होते हैं, कोई और नहीं। अगर वो गलत तरीके पर, गलत ट्रैक पे चल जाए तो क्या बताओ, इनके खिलाफ क्या हम कभी भी आर्मी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? अरे कभी नहीं। गवर्नमेंट कभी भी नक्सलाइट के खिलाफ आर्मी नहीं उतार पाएगी, चाहे जो हो जाए। सर अपने लोग हैं, अपने लोग पे नक्सलाइट उठाएगा। अगर अपने लोग पे यहाँ मारेंगे, वही बात है सर, हमारे घर में, हमारे परिवार में अगर कोई ना कोई एक निकल गया हरामखोर, इसका मतलब ये नहीं कि सर हम उसको मार दे, पहले तो अपना रास्ता सुधारने पे लगेंगे। हाँ, जब नहीं सुधरेगा तो मारेंगे भी, आप समझ रहे हैं। लेकिन सर इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप पहले तो भाई किस रीजन से उठाए उस रीजन को जानिए, अगर दीजिए। अब मान लो आपको चाहिए था कि सर हमको जमीन दे दो, भाई में भाई को जमीन दे दिया, फिर भी नखरा कर रहा है, तो उसके बाद उसको क्या चाहिए आपको ही पता है, हमको ही पता है। उसके बाद हंसुआ लोटा सब जो है सब सर शुरू कर दीजिए, सारा शांति हो जाएगा। नहीं तो कुछ लोग होते हैं ना ड्रामे, भाई बहन में भी होते हैं, नौटंकी पर नौटंकी चलता रहता है उनका, ये दो सब दे दो, उसके बाद फिर भी नौटंकी चलता रहता है। तो बेसिकली कहने का मीनिंग है कि आर्मी का इस्तेमाल नक्सलाइट के खिलाफ हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये अपने लोग हैं। और सर इंटरेस्टिंग बात क्या लिखा है यहाँ पे, एक वर्ड है एक्सट्रीमिज्म और दूसरा लिखा है डेवलपमेंट। अब एक्सट्रीमिज्म तभी होगा जब आपके साथ डेवलपमेंट के बाद कोई ना कोई कम्युनिटी प्रभावित होगा, उससे ग्रसित होगा, और ये ग्रसित होने के बाद फिर वो नक्सल्स बनते हैं, और फिर नक्सल्स बनने के बाद यही लोग होते हैं जो फिर जाकर टेरर ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं।
जब इनको उस तरीके का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप तो सर उनको अट्रैक्ट करेगा ही ना। देखिए बुरा चीज ना बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है इंसान को, ये साइकोलॉजी है। जैसे बुरी बातें ना कोई आपको बोल देगा, जैसे किसी की बुराई आपको किया जाएगा तो आप बहुत जल्दी सुनेंगे उसके बात को। जैसे बोला जानता रहा फलनावा बानू बड़ा खत्म आदमी बा, अब सर जानते आप एकदम कान लगा के सुन लेंगे, एक नॉर्मल इंसान का टेंडेंसी है। लेकिन अगर वो अच्छा चीज से कहता तो पता है क्या करेंगे, जा कहीं और बयान दिया। आप समझे मेरी बात, इन दोनों में फर्क है। तो सर ये ऐसा नहीं कि आपकी गलती है, आपका प्रवृत्ति ही ऐसा है कि आप गलत और गंदे चीज के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और सर अच्छे चीजों के प्रति नहीं। इसीलिए सर आजकल मैंने वही बोला, इसीलिए तो रामायण के भी नीचे ऑलरेडी आपको कमेंट मिला रहता है, महाभारत के भी नीचे मिला रहता है, लेकिन ऐसा घटिया घटिया मूवी रहता है जहां बहुत बढ़िया सर कमेंट दिया गया रहता है। तो बेसिकली कहने का मीनिंग है वी अट्रैक्ट फ्रॉम बैड, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे वैसा होता है तो सर आप कैरेक्टर वाइज खत्म हो जाते हैं और आपका परिवार भ्रष्ट हो जाता है, चाहे आप कितने भी बड़े आदमी हो। टाइम लगता है, खत्म सब हो जाता है, औकात में आ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा जरा क्विक सर, एक लिखिएगा मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रिवेंशन। मनी लॉन्ड्रिंग, तो मनी लॉन्ड्रिंग तो समझ ही रहे हैं सर, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, पैसा लिए और बस उसको कैसे हटाया जाए। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा चुराए थे, चारा घोटाला, फलना घोटाला, फिर चिल्ला घोटाला, 2G स्कैम, 3G स्कैम, 4G स्कैम, जो भी स्कैम सर, इतना सारा स्कैम करके रखा। उसके बाद सर कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, IPL में घोटाला, सर घोटाला ही घोटाला है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, और मनी लॉन्ड्रिंग को सर हम प्रिवेंशन रोकेंगे कैसे, इसको आराम से स्ट्रेट आराम से देख सकते हैं सर। अपना सिक्योरिटी सीधे सा बात है, टाइट करें, सब कुछ अपना रखें, पॉलिटिसाइज। अच्छा एक बात हमेशा अभी आगे बताऊंगा, अभी टेररिस्ट क्या होते हैं और एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं। देखिए जो एक्सट्रीमिज्म वर्ड है आगे आएगा, इसमें आएगा, लेकिन फिर भी एक्सट्रीमिज्म का सिंपल मीनिंग होता है जब पॉलिटिकल फायदे के लिए किसी ग्रुप को आप हथियार देकर उसको पालते पोसते हैं, उसको एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं। टेररिस्ट भी सेम वैसा ही होता है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप से जुड़ा रहेगा। टेररिस्ट तब तक बनता है, देखो टेररिस्ट तब तक बनाया जाता है जब तक उस आदमी का अपना फायदा हो, जैसे ही उससे फायदा निकल गया उस ग्रुप को सबोटाज कर दिया जाएगा। आज आपको मैंने USA के बारे में सही बताया, ISIS शुरू किया वहां से, उसके बाद सर इसी तरह से आपको अलकायदा को बनाने वाला भी वही था, क्योंकि प्रॉमिस करके अपना फिर इस्तेमाल किया, लास्ट में जब देगा वही पकड़ के मार दिया। तो कहने का भी नहीं क्या है, टेररिस्ट ग्रुप खुद से नहीं बनते, इसके पीछे बहुत बड़ा मोटिव होता है, जिसमें बहुत बड़े कंट्री, बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टीज ये मिले हुए होते हैं, जो अपने मकसद के लिए, सिर्फ पॉलिटिकल मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब उनका काम हो जाता है तो खत्म कर दिया जाता है। कुछ समझ में आ रहा है। और एक्सट्रीमिज्म का सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से मोटिव है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट्स चाहिए उनको, और कुछ नहीं। टेररिस्ट ग्रुप में इसलिए भी बनाया जाता है कि दूसरे देश को नुकसान पहुंचाया जाए। जैसे कि सर अलकायदा को बोला गया कि तुम जाकर भारत को बर्बाद कर दो, तो टेररिस्ट ग्रुप दूसरे देश को नुकसान भी पहुंचाएगा। लेकिन एक्सट्रीमिज्म जब भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर राजनेता या पॉलिटिक्स का बेनिफिट के लिए होगा, उसके अलावा उसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन टेररिस्ट एक ब्रॉड टर्म में है, जो कि वायलेंस, नॉन वायलेंस, कुछ भी करके सर वो तबाह करेगा, एकदम जरूरी है। एक्सट्रीमिज्म में आगलगी करके करा जा सकता है, धर्म के बात पे विवाद करा दिया जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ अपना पॉलिटिकल बेनिफिट होगा, निकाल लिया जाएगा। लेकिन टेररिस्ट जब भी है वायलेंस करेगा। नेक्स्ट आइए, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन। मनी लॉन्ड्रिंग सीधा कॉन्सेप्ट है सर, चुराया तो सर उसको पैसा को कैसे बचाएंगे, बात खत्म। अब हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट। ये सिलेबस का पार्ट इतना ही है, बस इतना ही सिलेबस है जो आपके मेंस के लिए है और आपको दिमाग में रखना है। इंटरनल सिक्योरिटी का फायदा आपको होगा हर जगह, मैं पहले बोलते रहा हूं, चाहे कोई भी एग्जाम देंगे आप, SSB, चाहे कोई भी एग्जाम्स, IAS के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेंस में है। यहाँ से हर साल आपको अच्छे खासे नंबर्स पूछे जाते हैं, लेकिन ये तभी आपको मजा आएगा जब IR पढ़े हुए हैं, तब इंटरनल सिक्योरिटी मजा आएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं अभी जो टर्म्स बताने वाला हूं ये बेसिक फाउंडेशन टर्म्स है। इस टर्म में आपको फायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इंटरनल सिक्योरिटी में ये जो टर्म्स जहां जहां आएगा आपको समझना इजी हो जाएगा। देखिए इंटरनल सिक्योरिटी का हिंदी में नोट्स या बुक्स बहुत बहुत कम अवेलेबल हैं, हिंदी में इसका सोर्स कम है, और जो है भी तो सर उस लेवल का नहीं है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश का एक ही सोर्स है जो आपको नॉर्मली ये मतलब इंटरनल सिक्योरिटी उस समय ऐसा था जिस समय की कोई सोर्स नहीं मिलता था, तब इंग्लिश के सर बहुत किताबें लिखी जाती थी और उस समय पढ़े जाते थे। हिंदी के लिए आज भी इसमें कम ही आधार है, कम ही सोर्स है, लेकिन वही मैंने बोला हिंदी वाले भी इंग्लिश में ही पढ़ के जाते हैं और उसको करना पड़ेगा। IAS बनना है तो नहीं बनना है तो बोल देना नहीं पढ़ेंगे, बात खत्म। सिंपल सा लॉजिक तो है। आगे ये तो हेडिंग डालिए सर नेशनल सिक्योरिटी। तो आप इस नेशनल
सिक्योरिटी में एक वर्ड लिखो, एसेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, एसेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, एसेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। सुन रहे हो क्या? सोना मत, माना कि ठंड है पर सोना नहीं। अभी तो दिसंबर अभी आया कहां है? दिसंबर में 5:30 में आने में ठीक लगेगा। चलिए, एसेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। देखो इधर ध्यान से, इंटरेस्टिंग बात ये समझो कि सर आप तो बोल तो रहे हो नेशनल सिक्योरिटी, बट नेशनल सिक्योरिटी है क्या? कि नेशनल सिक्योरिटी हमने बोल दिया सर, सुनने में जानते हैं ये ऐसा वर्ड है जो आपको सुन के लगेगा हमको समझ सब आ रहा है, लेकिन जब एक्सप्लेन करने की बात है कि ना, अभी इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ये ऐसा ही टर्म है। देख के भी लग रहा है, सुन के भी लग रहा है हाँ सर नेशनल सिक्योरिटी, मजाक की बात, बताइए कि हाँ सर नेशनल सिक्योरिटी, लेकिन सर ये इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसमें लोचा है, और यही लोचा आपको बता रहा हूं जो कि ब्रॉड है ये टर्म, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एक होता है इंटरनल सिक्योरिटी। अपन अभी पढ़ क्या रहे हैं? इंटरनल सिक्योरिटी। सर हम जब बात करते हैं कि नेशन का सिक्योरिटी, ठीक है, तो नेशन का सिक्योरिटी किस टर्म्स में बोल रहे हैं? अलग अलग टर्म्स में हो सकता है। क्या क्या? देखिए, पहला सर, एक तो हम इसके टेरिटरी के बारे में बात कर रहे हैं, अरे हाँ है ना, पहला तो टेरिटरी के बारे में बात कर रहे हैं कि सर इसका क्षेत्र जो है, हमारा भारत का क्षेत्र जो है वो सर सिक्योर होना चाहिए चाहे किसी भी तरीके से। पहला सिक्योरिटी का ये मीनिंग है। दूसरा, अब सर इस मैंने सिक्योरिटी में आपको दो चीजें पहले जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से लिख लीजिएगा खटाखट। सिक्योरिटी दो तरीके का है, एक है एक्सटर्नल सिक्योरिटी और दूसरा है इंटरनल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी, फिर से आप लोग को याद दिला दूं कि सर जो बीपीएससी के टारगेट में दिया हूं वो अपना काम करते रहिएगा। कर रहे हैं ना आप लोग? करते रहिएगा, नहीं करिएगा हमसे कुछ बोलने मत आइएगा, मैं बता दे रहा हूं है कि हम कुछ करेंगे नहीं। अब आप जब मेरे को रिस्पॉन्स काम करके दोगे तभी, फलना चिलना ये कर वो कर, ये सर वो सर नहीं चलेगा, आप काम करके दीजिएगा, मानेंगे नहीं। तो बात बनाना नहीं होता, गाँव में बोलते हैं बात बनावे वाला, बात बनाना बोलते हैं उसको, बात बनाना, खाली बात बनाओ ले, काम ना करो ले, खाली बात बनाए। जैसे कुछ बोलोगे 3-4 को और बात बना देगा, जब काम दोगे तब बात बना देगा। चलिए, सिक्योरिटी दो टाइप का लिख लिए, एक क्या लिए? सिक्योरिटी एक्सटर्नल वाला, और दूसरा क्या हो गया? इंटरनल। अच्छा एक बात बताइए सर, सीधी सी बात है कि अगर इस सिक्योरिटी में थ्रेट जोड़ दें, समझिएगा, हम थ्रेट ऐड कर दिए, मान लीजिए थ्रेट मतलब क्या होता है? मतलब हमको नुकसान जो होने वाला है, जो हमको परेशान करेगा। कहने का मीनिंग है कि अगर कोई आदमी, कोई भी देश, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे सिक्योरिटी थ्रेट करना चाहता है, मतलब हमारी सिक्योरिटी को खत्म करना चाहता है या किसी तरीके से उस सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो दो तरीके से कर सकता है। एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट। अरे हाँ है ना, जो एक्सटर्नल लिखे हो इसमें कुछ हिंदी में आराम से आप अपने भाषा में लिख सकते हो क्या कि सर जो बाहरी देशों का थ्रेट है वो एक्सटर्नल है, और जो खुद घर के अंदर जो थ्रेट है वो सर है इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। मतलब घर के लोगों से जो थ्रेट है वो इंटरनल सिक्योरिटी है, और जो बाहरी देशों से जो हमें खतरा है वो क्या है? एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट है। सिंपल सा लहजे में, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अब आगे, एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट में दो चीज दिमाग में रखिएगा। एक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसका हेड है सर। मतलब अगर बाहरी कोई थ्रेट होता है, कोई भी देश अगर इंडिया पे आक्रमण अगर किया है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही तीनों चीज आएगा। क्या क्या? तीनों चीज में सबसे फर्स्ट आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों इन्हीं के अंडर में है बॉस। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है और नेवी भी है। तो सर अगर किसी बाहरी देश का खतरा, क्या सभी सुन रहे हैं? किसी बाहरी देश का खतरा हम पे हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर तीनों है, दैट इज आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। यहां तक बोले क्लियर है? अभी बताएंगे इंटरनल सिक्योरिटी में, उसी में बताएंगे, ठीक है? नहीं नहीं
क्यों, वो भी दोनों बता रहे, रुक जाओ, रुक थामा तो रखो। तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमने क्या रखा? अच्छा, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, ये हम बात किसकी कर रहे हैं? जब एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट हो, बाहरी देश का आक्रमण हो। यहां तक पहले क्लियर है? बहुत बढ़िया, 1 बाय 1 चलना। अब जरा उसके आगे नीचे यहाँ पे अपना लाइन लिख लेना कि सर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर मान लो फेल होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद कोई दूसरा जिम्मेदार जो होगा वो कोई और नहीं बल्कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होगा जिम्मेदार। तो लिख लो आफ्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहाँ लिखने के बाद शॉर्ट फॉर्म में एमओडी लिख लेना ताकि आपको एक ही बार लिखना पड़े, बाकी शॉर्टकट तो आप लोग खुद ही करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद अगर कोई दूसरा डिपार्टमेंट जिम्मेदार है तो कौन होगा? कैबिनेट, जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है वो जिम्मेदार होगा सर। और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट बेसिकली कहाँ से जाता है? यही आईएएस आईपीएस और यहाँ से निकल के जाते हैं, उनको वहाँ पे प्रमोशन और वो करके बनाया जाता है। दूसरा सर इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट क्या है? जो कंट्री के विद इन थ्रेट है, जो कंट्री के लोगों से, जो हमारे अपने ही देश के लोगों से जो हमें खतरा है, उसको बोल रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट में आना और एकदम माइंड अलर्ट रहना। और आप ना ऐसा नहीं, आप मुझे कवर मुझे आप उसके हिसाब से चलिए, जैसे जितना तेजी से जा रहा है उस हिसाब से आप चलेंगे, ये चूंचा नहीं करेंगे। आगे आइए नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, सॉरी, अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट में आना। और इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट का मीनिंग क्या है सर? सिंपल सा, जो आंतरिक हमारे अपने ही देश के लोगों से, और ज्यादातर खतरा सर अपने ही लोगों से होता है, बुझा रहा है? अपने ही लोग होते हैं जो पीठ में छुरा मारते हैं, आगे से भी मार लेते हैं, पीछे से भी छुरा मारते हैं, दोनों तरफ से। बाकी बाहरी लोग से क्या ही खतरा है? अपने साथ साथ, हाँ हम तुम्हारे ही साथ है, तुम्हारे ही साथ है सर, यही विश्वासघात करते हैं। तो लॉजिकली कहने का मीनिंग क्या है? अपने लोगों से सतर्क ही रहना है। इसीलिए सर क्या बोलते हैं, राम नाम जपना ठीक है अब सर आगे आइएगा नेक्स्ट, इंटरनल सिक्योरिटी में लिखिए मिनिस्ट्री, लिखिए जल्दी प्लीज थोड़ा, इंटरनल सिक्योरिटी में कि सर होम मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल, पहले लिख लीजिए। तो भारत के अंदर देश में कुछ भी खतरा होता है तो सर जिम्मेदार किसको ठहराओगे आप? होम मिनिस्ट्री को। तो होम मिनिस्ट्री को आप करोगे। और कौन सा होम मिनिस्ट्री? स्टेट का होम मिनिस्ट्री की यूनियन का? सेंटर का। तो सर सेंट्रल होम मिनिस्ट्री लिख लीजिएगा, चाहे यूनियन होम मिनिस्ट्री लिख लीजिएगा। किसी राज्य के आप होम मिनिस्ट्री को नहीं कर सकते क्योंकि राज्य में भी गृह मंत्रालय होता है। अब उसके बाद पहले यहां तक कुछ समझ में आया? अब थोड़ा ध्यान में रखना। तो मैंने क्या क्या बोला? सिंपल बोला कि सर दो तरीके का थ्रेट है, एक एक्सटर्नल थ्रेट, दूसरा क्या है? इंटरनल थ्रेट। क्विक बोलते जाना। एक्सटर्नल थ्रेट में आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिस्पॉन्सिबल होगा कि होम मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर तीनों आ गया, दैट इज आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। उसके बाद होम मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। देखो होम मिनिस्ट्री एक ऐसा डिपार्टमेंट है, और मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया था कि 4 ऐसे डिपार्टमेंट है जो सबसे बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े योजना, जिसमें आपको फाइनेंस बोला था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी बोला था, होम मिनिस्ट्री भी बोला था, और एक और कौन सा बोला था आप जानो, हम रिपीट करने वाले नहीं हैं। तो सर 4 ऐसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे ऑलरेडी सबसे प्राइम मिनिस्टर के जो बिल्कुल करीब होता है, और प्राइम मिनिस्टर उसको जो बोलता है वही वो करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब उसमें एक ऐसा डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ, इधर सुन लो मत, अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और मिनिस्ट्री ऑफ आपका होम अफेयर्स है, सॉरी होम मिनिस्ट्री है। ये लोग सर जिम्मेदारी से सब एक साथ मिलकर ही काम करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलकर काम करते हैं। आपको क्या पता है, अगर मान लीजिए राजनाथ सिंह अगर डिफेंस मिनिस्टर हैं और डिफेंस मिनिस्टर अगर राजनाथ सिंह है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो होम मिनिस्टर गृह मंत्रालय वाले हैं अमित शाह, वो सर सीधा का सीधा छोड़ देंगे। भाई दोनों का तो अपना हर दिन मीटिंग होगा, दोनों का हर कुछ चलता रहेगा, लेकिन एक जिम्मेदारी के नाम पे ये बोला जाता है कि अगर बाहरी थ्रेट हुआ तो सर उसके जिम्मेदारी ऑफ डिफेंस, और सर अगर घर के अंदर कुछ भी बवाल होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? होम मिनिस्ट्री। इसीलिए जब अगर कोई इधर घर के अंदर ही कोई कांड हुआ या किसी की डेथ होगी या किसी की मृत्यु होगा तो किससे मिलेगा? राजनाथ सिंह से कि अमित शाह से? अमित शाह से मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सर आपको पता है अभी जो सिंगर को जो एक मारा था, जो भी सिंगर के पता नहीं क्या नाम था, हाँ जो मूसा वाला समथिंग, तो सर उसके पापा मम्मी किससे मिले थे? अमित शाह से। वो नहीं के चलेगा राजनाथ सिंह के पास। समझ में आ रहा है? तो सर एवरीथिंग हैज इट्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको समझना पड़ेगा कि आपको किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। आगे आइएगा नेक्स्ट। अब उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी का एग्जैक्ट पूरा मीनिंग समझेंगे। सर आपने बता तो दिया कि बाहरी देशों से खतरा है और अपने ही देश के लोगों से खतरा है, ये तो ठीक है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? तो अब हेडिंग डालिएगा एकदम नेशनल सिक्योरिटी का मीनिंग डाल के, सीधा नेशनल सिक्योरिटी मीनिंग, नेशनल सिक्योरिटी मीनिंग। और पहला उस पॉइंट में लिखिएगा
एक लाइन बोल रहा हूं, उस लाइन को लिख लीजिएगा, इंग्लिश में है, लिखिएगा जरूर तेजी में। नेशनल सिक्योरिटी मीन्स, तेजी में लिखिएगा प्लीज। नेशनल सिक्योरिटी मीन्स प्रिजर्वेशन ऑफ, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है? बचाओ। प्रिजर्वेशन, प्री उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट सोवरेनिटी। सोवरेनिटी तो आपको बहुत बार आया होगा ईयर में। स्टेट सोवरेनिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट सोवरेनिटी, स्टेट सोवरेनिटी, संप्रभुता। उसके बाद कॉमा, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, एकता, कॉमा, वैल्यूज एंड बिलीफ्स ऑफ द पीपल, वैल्यूज एंड बिलीफ, वैल्यूज एंड बिलीफ ऑफ द नेशन, ऑफ द पीपल चाहे ऑफ द नेशन, नेशन लिख लीजिएगा, वैल्यूज एंड बिलीफ ऑफ द नेशन। बस हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है ध्यान से समझ लीजिए। फर्स्ट लाइन क्या है उसका? प्रिजर्विंग द नेशनल, क्या है फर्स्ट लाइन बोलिए? प्रिजर्विंग द स्टेट सोवरेनिटी। तो प्रिजर्विंग द स्टेट, सबसे पहला है कि सर हमारी संप्रभुता को पहली रक्षा करना। तो नेशनल सिक्योरिटी का पहला मीनिंग है कि भैया हमारे संप्रभुता, यानी कि हमारी जो अपनी डिसिप्लिन, हमारे जो अपने रूल्स है उसको कोई ना तोड़े, पहली बात। दूसरा को मैं क्या है? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। सर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में क्या है? हम भारत में 28 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं, चाहे 1000 स्टेट्स हों, हर स्टेट का क्या होना चाहिए? आपस में जुड़ा होना चाहिए, वो एकता बना होना चाहिए। इधर इधर चाइना बार बार चाहता है कि सर नॉर्थ ईस्ट स्टेट को हम भारत से अलग कर दें, अरे है ना? तो अगर चाइना पूरा एनर्जी अगर लगा रहा है कि हम असम और ये सबको अलग कर दें, तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए हमारे सिक्योरिटी की जरूरत है, उसको हम नेशनल सिक्योरिटी बोल रहे हैं। में कल्चर वैल्यू जैसे हैं, हमारा कल्चर ऐसा है, हमारे कल्चर को कोई और देश तोड़ना चाह रहा है, तो हम सिक्योरिटी के बारे में डिफाइन करें तो क्या करेंगे? पहला बात, हमारे अपने टेरिटरी को रक्षा करना पड़ेगा, हमारा क्षेत्र जो है उसकी रक्षा करनी पड़ेगी हमें। दूसरा, वैल्यूज एंड बिलीफ्स, हमारे लोग, हमारा बिलीफ्स, हमारा विचार, थॉट प्रोसेस है, उसको सर उसको बचाना पड़ेगा। और तीसरा हमने क्या बोला कि हमारी, हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे, सबसे ज्यादा कोई अगर नेशन को दर्शाता है, कौन प्रोसेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करने वाला सिर्फ एक है, कौन? गवर्नमेंट। और सर अगर हम पार्लियामेंट और गवर्नमेंट को ही सेफ नहीं कर सकते तो फिर आम आदमी को क्या सेफ कर सकते? कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात? तो जहां पे आप नेशन लिखें, लास्ट में एक और कॉमा करके उसमें एक और लिख लीजिए, कॉमा, प्रिजर्विंग द नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट, प्रिजर्विंग द नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट, प्रिजर्विंग द नेशनल इंस्टीट्यूशंस, अरे राष्ट्रीय संस्थाएं, लाइक नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द, क्या लिखे? गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट के नेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्यों बोल रहे हैं सेफ करने के लिए? क्योंकि सर गवर्नमेंट को चलाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशंस काम करेगी। अगर हमारा नेशनल इंस्टीट्यूशंस रॉ है और अगर रॉ का ही डिपार्टमेंट सेफ नहीं है तो फिर क्या ही हम नेशनल सिक्योरिटी को प्रिजर्व करेंगे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर नेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को, इधर नेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो रन करती है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर वही सेफ नहीं है तो फिर लोगों का बिलीफ्स कुछ नहीं है। तो आप नीचे क्या लिख देंगे? जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक क्या? पार्लियामेंट। आप सोचिए पार्लियामेंट पे आए दिन अगर हर दिन बॉम्ब गिर जा रहा है तो क्या हमारे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा नहीं है? अरे है ना? तो सर पार्लियामेंट को नहीं बचा पाए तो फिर लोग को क्या बचा पाएंगे? नेक्स्ट आगे, तो पूरा चीज सबसे पहले क्या करना है? खतरनाक चीज है वो क्या है? वो है हमारे वैल्यूज पे आक्रमण करना। देखो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि किसी भी देश का अगर लोग पे अगर जाते हो, देखो आप इंडिया में देखो सर, अजीब किस्म के लोग हैं सर, मतलब
इतने बदतमीज किस्म के लोग हैं कि जिसका हद हिसाब नहीं है सर। एक कोरोना एक आया, कोरोना आम सब लोग डरा हुआ है। ध्यान से समझना, देश दूसरा देश क्या कर रहा है, देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। दूसरा देश सिर्फ आप पे डायरेक्टली अटैक नहीं करता, और आजकल लड़ाई डायरेक्टली नहीं होता है, आजकल लड़ाई सर नॉन कन्वेंशनल हाइब्रिड वार होता है। बताऊंगा हाइब्रिड वार क्या है। अब इधर समझो सर, वैल्यूज और बिलीफ क्या करता है। देखो आता है सर उधर से यूएसए, और पहले ही आपके दिमाग में खतरा डाल देता है। क्या डाल देता है कि सर चाइना ना एशिया में सबसे खतरा बनने वाला है। अब जैसे ही बोला, इंडिया के लोगों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को दिमाग में डाल लिया, क्या, चाइना। और वी आर फिक्सेटेड विद चाइना। हम चाइना के साथ इतना फिक्सेटेड हैं कि चाइना कुछ अच्छा भी काम करेगा ना तो सर हम चाइना को ही ब्लेम करेंगे। क्यों, यूएसए ने सर इधर दिमाग में धर दिया है। जबकि आम आदमी, यही फर्क है आम आदमी में। देखो क्यों होता है, एजुकेशन नहीं है, मुट्ठी भर लोग इसको जानते हैं। अच्छा इंटरेस्टिंग बात, कोरोना आया, कोरोना जैसे ही आया, यही क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा हुआ मेंस में, कोरोना आया, लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो डर गए। अच्छा डरने के बाद क्या हुआ, एक मिनट के लिए जाने भी नहीं, जितनी सारी कंपनियां थी जो बेच रही थी लाइव बॉय, वो भी बोल रही है भी कोरोना से सर कर देगा ठीक। सर च्यवनप्राश आ रहा था नॉर्मल, उस च्यवनप्राश में भी बोल रहा था कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगा। सर वही च्यवनप्राश, वही लाइव बॉय, वही सारा का सारा चीज सब में क्या घुसेड़ दिया, कोरोना से बचाएगा, ये लीजिए, ये खाइए खाइए। अच्छा आम आदमी को देखो सर, वो भी ले रहा है, दिए जा रहा है दनादन दनादन। आप देखो इधर क्या हुआ, जिंक की गोली खूब फेमस हुआ लॉकडाउन में, जिंक की गोली खाओ नहीं तो। सर इंडिया में सिर्फ क्यों बीमारी हुआ, ब्लैक फंगस। ऑल ओवर वर्ल्ड में कोरोना था, लेकिन ब्लैक फंगस इंडिया में क्यों हुआ। अरे बेवकूफ लोग बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे दवा के जिंक गोली खाने लगे। 15 रुपए का दवा का जिंक 300 400 500 में बिका टैबलेट। और इंडिया के सर फालतू लोग बिना कुछ सोचे ना समझे सिर्फ जिंक की गोली खाए, ब्लैक फंगस हो गया, मरो। सर आप सिर्फ आप कर रहे हैं, तो ये तो दूसरा देश भी तो देख रहा है कि इंडिया के लोग कितने कमजोर किस्म के हैं कि एक बीमारी आता है तो खुद से संभाल नहीं पा रहे हैं, और किसी ने भी उनको गुमराह कर दिया, गुमराह हो गए। और जिंक की गोली खा खा के सर ब्लैक फंगस। तो क्या आपका देश थ्रेट में नहीं है, क्योंकि दूसरा देश आपको इजीली आराम से मैनिपुलेट कर देगा। धर्म का विवरण सर, इधर हिंदी भाषा के लिए हमारे यहां खुलेआम डिबेट, साउथ इंडिया वाला सीधा बोल रहा है हम हिंदी नहीं सीखेंगे। अब आप कॉमन सेंस से सोचिए, राष्ट्र यार, एक राष्ट्र के नाते कोई गवर्नमेंट कभी बोला क्या तुमको कि तुम नहीं सिर्फ हिंदी ही सीखो। अरे भाई तुम तमिल बोलते हो, तुम कन्नड़ बोलते हो, हिंदी भी सीख लो। बच्चों को तुम इंग्लिश में पढ़ाते हो, कन्नड़ में पढ़ाते हो, हिंदी में भी पढ़ा दो, हम भी सीख लेंगे भाई तमिल, क्या दिक्कत है। सर व्हेन यू टॉक अबाउट ए नेशन, एक राष्ट्र की बात करते हैं तो सबको मिलकर राष्ट्र बनता है। लेकिन क्या डिबेट आ रहा है, देखो इधर, वहां पे क्या किया, पॉलिटिसाइज करके गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, हम पे थोपा जा रहा है। कब थोप दिया गवर्नमेंट तुमको, गवर्नमेंट तो सिंपल बोला कि सर आप अपने टेक्स्ट बुक में हिंदी का भी जिक्र कर दीजिए ताकि काम हो जाए। अरे बुझा रहा है, उधर ममता बनर्जी अलग, इधर सर साउथ इंडिया वाले अलग। लेकिन सर आप एक राष्ट्र के लिए हैं, तीन सब चीजों से ऊपर उठिए। आप इन सब चीजों से जब तक ऊपर उठेंगे नहीं तब तक नहीं। आप आइए सर, हम भी तमिल सीख लेंगे। अब आप सोचो, जिसका आईएएस बनता है उसका पोस्टिंग हो जाता है तमिलनाडु, बिहार का, तमिलनाडु कैडर में चला गया हो। अब आप बताइए, जो बिहार में रहा है उसको तमिलनाडु कैडर मिला, मजाल है, छोड़ के दिखाओ तो रिजाइन मानेगा कोई। सर जाते हो और तमिलनाडु आप रह के सीखते हो, आपको सीखना पड़ता है, रिजाइन मार के दिखाओ, औकात है तो। आप जाकर वहां सीख रहे हैं तो उसी तरह से आप आके इजीली आराम से सीख सकते हैं, क्या दिक्कत, लॉजिक क्या है। अरे हाँ है ना। तो कहने का सर सिंपल क्या मीनिंग है कि आप जब इस चीज का डिस्कशन करते हैं, सर आप इस चीज को हिंदी के लिए बोल रहे हैं कि हिंदी के लिए, उसके लिए सर मारपीट हो गया, काट हो गया, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोग मार काट। आप सिंपल जाके इस बात का डिस्कशन तो पार्लियामेंट में भी कर सकते थे। लेकिन पूरा देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि इंडिया के लोग कितने कमजोर है कि छोटी छोटी बात पे आपस में सर लड़ाई हो जा रही है, मार काट हो जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे इतना विवाद हो जा रहा है। सर सिक्योरिटी थ्रेट हमारा अपना है, बाहरी का नहीं है। एक बीमारी आया, आराम से जिंक गोली खिला के ब्लैक फंगस कर। आप कॉमन सेंस सोचे ना, ब्लैक फंगस इंडिया में क्यों हुआ भाई, कहीं और कहीं नहीं कुछ हुआ, इंडिया में हो गया। क्योंकि सर हम दूसरों के बात में जल्दी गुमराह हो जाते हैं, और ऊपर से क्या बोलते हैं गुमराह होने के बाद, अरे नहीं नहीं सर वो बोला होगा तो सही ही बोला होगा, अपना दिमाग गया तेल लेने। आप समझ पा रहे, एक बार आया दिखा के निकल गया, अब कहां गया, जिंक गोली, खत्म। तो लॉजिकली एनआरसी सीए पढ़ाया था आपको, सीए एनआरसी पे पूरा विवाद हुआ, कहां गए वो लोग जो बोल रहे थे कि सीए एनआरसी
बहुत खतरनाक है, देश को बर्बाद कर दे। कहाँ गए वो लोग? खत्म, सब नॉर्मल चल रहा है। कहाँ गए वो लोग ट्रिपल तलाक वाले? सर ये देश आपका इंटरनली 3 लोग राजी हुए, चौथा और आप बाहर का देश मिल गया, आपको सपोर्ट कर दिया, मारकट करवा लिया। सर ये खतरा है। आप लोग बोल रहे हैं कि चाइना से खतरा है, घंटा खतरा है, अपने लोगों से खतरा है। एक कोरोना के नाम पे इतना कांड हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर इस पहलू को जानिएगा, इस डायरेक्शन में सोचिएगा, तब आपको लगेगा कि बेटा अपने अलावा दूसरा कोई नहीं है। और मेरे से आप आके कुछ भी मान लीजिए अगर बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट से आप बोल रहे हैं कि ये करिए ये करिए, गवर्नमेंट क्या गलती? आज नहीं सुनते। आजकल आप लोग देखेंगे गवर्नमेंट का एक अच्छा नीति क्या है, किसी का नहीं सुनता है। ये अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा ज्यादा है, जानते हैं क्यों? हरामखोर सबका सुनना है कि किसी और का सुन के आए, इसका अपना कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। अगर तुम खुद से अच्छे से पढ़ के, तुमको सोचना चाहिए ना कि भाई ये बोल रहा है और हमारा दिमाग का है। गवर्नमेंट उसी का आजकल सुन रही है जो रियल जेन्युइन है, जो किसी दूसरे से बायस्ड होके आया उसका सुन भी नहीं रही है। मरो तुम। और ये बहुत अच्छा टैक्टिस है, मैं बता दे रहा हूं। चाहे गवर्नमेंट हारे जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप सबकी सुनेंगे ना तो सर कभी कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ लेने ही नहीं देंगे फैसला। और जब आप अच्छा काम करेंगे तो 1000 कुत्ते तो आएंगे ही आएंगे। बुरा काम करिएगा कोई कुछ नहीं बोलेगा। 1000 काम जब अच्छे आप करेंगे उनको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि सर वो लोग खुद नीचे गिरे हुए आदमी। नेक्स्ट आगे आइए। अब सर उसके आगे मैंने 3 चीज बोला आपको। क्या क्या बोला? कि सर हम तो बोल तो दिए कि प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, अरे सुनो क्या, लेकिन किससे करना है? किससे? सर 2 ही लोग तो हैं, एक नॉन स्टेट एक्टर, अरे जिसको पता ही नहीं हमको कि कौन हरामखोर किसको पैसा देके किससे मरवा रहा है, और फिर हमारे अंदर दंगा कौन करवा रहा है हमें पता ही नहीं है। और दूसरा कौन? एक्सटर्नल थ्रेट। तो ज्यादा हमारे लिए कौन है सर? एक्सटर्नल। हम बोल तो दिए कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी को बचाना है, किससे? नॉन स्टेट एक्टर से और एक्सटर्नल कंट्री से। चलिए यहां तक क्लियर है? आगे चलो नेक्स्ट। अब देखो इसी में चाइना देखो कितना दिमाग लगाता है। चाइना क्या कहता है? हम लोग फिक्सेटेड हो गए हैं चाइना के लिए। चाइना 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 जानते हो क्या कहता है? इंडिया को भाव ही नहीं देता है। कहता है हमारा कंपटीशन तो यूएसए से है, इंडिया तो ऐसे झाड़ के फेंक। सर ये भी एक तरीका है। जब आपको वैल्यू नहीं मिलेगा ना, आप इरिटेट होगे। जैसे आपको कोई भाव नहीं दे रहा है तो आप थोड़ा इरिटेट होगे, और जब आप इरिटेट होगे तो सर ऐसा ऐसा बिहेवियर करोगे जो सर खतरनाक होगा आपके अपने लिए ही। जबकि आपको कॉमन सेंस से समझना है कि सर चाइना इसलिए कर रहा है कि आपको इरिटेट करे। हमारे सर आप एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, इंडिया को कोई अगर वाकई चाहता है कि इंडिया आगे बढ़े तो सिर्फ 2 ही देश है सर, एक है रसिया, दूसरा है फ्रांस, जो कि सर इंडिया को गलती बताता है और उसको सॉल्यूशन भी देता है साथ साथ। देख बेटा ये गलती है तो उनके पास ये है, तू राफेल ले, और हम ये भी सिखाएंगे कि तू कैसे बना सकता है। हम यहाँ नारियल फोड़ते रहते हैं, राफेल आया। सर 75 साल हो गया है, आज तक अपने हिसाब से राफेल नहीं बना पाए हैं। इससे बड़ा खतरनाक और क्या बात है? नारियल फोड़ रहे हैं, राफेल मंगवाए हैं, 10 ये देखो उड़ता हुआ आया है, लैंड कर दिया अमृतसर, मर जाओ वहीं पर नीचे। आप समझ रहे हैं? सर शॉकिंग बात और शर्म की बात यह है कि इतने 75 सालों में हम खुद का राफेल नहीं तैयार कर पाए। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? तो सर हमारे लिए खतरा वो है, हमारे लिए खतरा कुछ और नहीं है। तो सर सेम चीज 2 लोग हैं जो इंडिया को कोई इंपावर करता है जेन्युइन दिल से, बोले ना अपने। देखो अपने लोग कौन होते हैं? अपने लोग वो होते हैं जो आपको बताते हैं सर, उनका इंटेंशन जिनका रियल है ना, जो आपके साथ वाकई होगा, उसका बात करने का तरीका ही अलग। जो अपने नहीं होगा ना वो दूसरे तरीके से बात करेगा। सर यो कर दे तो वो कर। जो अपना होता है बोलता है कि सर आराम से मिलके करते हैं, 1 क्लास और एनसीईआरटी हिस्ट्री का ले लीजिएगा आराम से। सर वो अपने हैं, जो अपने नहीं है वो क्या बोलो पढ़लो नहले ना एगो वो निकल गया। ये वो लोग हैं जिनको सर पढ़ने से मतलब नहीं है। जो अपने वो जानते हैं कि सर मिलके कर रहे हैं आराम से, ये छूटा है 1 और क्लास ले लीजिएगा, हम लोग का हो जाएगा। अपनी बात हुई, नहीं करने का बात है सर वो दूसरे तरीके से बोलेगा। तो अपने कह लेने से और कह देने से नहीं होता है, अपने को इंटेंशन दर्शाना पड़ता है, और वो आपको ही समझ में आता है कि कौन अपने हैं कौन अपने नहीं है। अब उसी तरीके से सर इंडिया में भी सेम चीज है। यहाँ बिलीफ सिस्टम का सारा गेम है। यहाँ पे भी बिलीफ सिस्टम में क्या है? फ्रांस और रसिया। सर सिर्फ आपको प्रॉब्लम नहीं बताता है कि चाइना को कहता है, फ्रांस ने अपने स्टेटमेंट में बोलता है ना कि एक भाई के नाते, तो उस हिसाब से चलता है कि देख भाई चाइना खतरे नहीं है तेरे लिए, ये सही बात है, मेन खतरा है यूएसए। और रसिया भी इस बात को आराम से बोलता है कि सर खतरा में ना यूएस है। ये सर क्या करता है, इसका हमेशा से नीति रहा है एज ए नॉन स्टेट प्रॉक्सी वार खेलता है। ये दूसरे को पैसा देगा तुमको रहेगा, लेकिन हमको क्या है एज ए देश हमको भी तैयार तो रहना ही पड़ेगा। तो सिंपल सा बोलता है जब हमको तैयार रहना पड़ेगा तो आप हमसे लो, हम इतना % छूट देते हैं, प्लस सिखाएंगे भी, तुम आके यहाँ सीख लो। अच्छा यूएसए आज तक हमें कभी नहीं बोला कि तू आ हम तेरे को सिखाते हैं कैसे बनाना है।
और जब रसिया हमको सिखा रहा था क्रायोजेनिक इंजन बनाना, तो सर यूएसए ने बर्बाद कर दिया हमको। आप समझ पा रहे मेरी बात? तो हमारा फॉरेन पॉलिसी में सर अगर आप वाकई अच्छे होते तो सिखाते ना जी। पैसा दे देना ना अच्छा ही नहीं होता है। आप किसी को नॉलेज देकर देखो औकात है तो तब समझ में आएगा कि तुम उसको अपना मानते हो। कोई आया आपसे मदद मांगने, उसको 10,000 दे दो, आसान काम है। अब उसको पढ़ा के दिखाओ, तब देखते हैं तुमको। एक दिन में ना भागोगे तुम वहां से, लेकिन पैसा देना आसान काम, अपना पल्ला झाड़ लिए। फ्रांस और रसिया, दीज आर द टू कंट्रीज जो इंडिया को इंपावर करते हैं, जो शक्ति देते हैं, जो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, जो सिर्फ डराते नहीं है, सॉल्यूशन देते हैं, प्लस उसका सर कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव्स निकालते हैं। यहां तक क्लियर है? पहले आगे ये नेक्स्ट। अब सर उसके बाद दूसरा चीज हेडिंग डालिएगा, फेसेट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी का क्या क्या पहलू है। फेसेट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। बिहार का प्रॉब्लम भी ना है कि बिहार का प्रॉब्लम भी है कि लोग क्या है सर, अब बिहार का नहीं, लगभग लोग इंडिया का है। बिहार में तो मैंने तो ज्यादा किया है, चेहरे से कुछ और है सर। उनको ऐसा लगता होता है ना कि 100 आदमी ऐसा ही किया है तो ये भी वैसा ही होगा। उनको समझना है कि सर दुनिया में ना चेंज एक ही आदमी होके आता है। बुद्ध भगवान आए तो उनको भी सब वैसा ही, बुधवा बुधवा पागल है, ये हुआ। अच्छा जब हो गया तो वही लोग जो बोल रहे तो वही बौद्ध धर्म के सबसे बड़े अनुयायी बन गए और सबसे बड़े फॉलोअर बन गए। तो रियल वो तो सर एक कॉन्सेप्ट है, लॉजिक, जो छोटी मोटी बातें हैं जो चलते रहेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंडिया के लिए सर सबसे बड़ा खतरा ही है कि अंदर के ही लोग सर ऐसी ऐसी बात सकते हैं। तो सर नेशनल सिक्योरिटी का मीनिंग बोले ब्रॉड टर्म्स में, एक पहला टर्म क्या बोले सर, टेरिटोरियल। अरे आप टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रहे, हमारे वैल्यू है बिलीफ सिस्टम को ठीक रखा जाए। उसके बाद सर के मान लो आप पे कल्चर बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा, भयानक। अगर आपको बोला जाए कल्चर को चेंज करने के लिए तो बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा। अगर आप हिंदू में आके कोई बोले चल क्रिश्चियन बन, आप समझ रहे हो इतना आसानी से आप नहीं मान जाओगे। अरे मान जाओगे क्या? मान जाओगे तब तो और मरे हुए हो। अपना कल्चर अगर इतना आसानी से चेंज कर पा रहे हो तो फिर इससे ज्यादा और खतरनाक क्या हो सकता है। तो क्रिश्चियन बनोगे तो मुसलमान आके बोलेगा चल मुस्लिम बन जाओ, मुस्लिम बन जाओगे। फिर उसके बाद आके कोई और बोलेगा सिख, चल सिख बन गए। तो फिर ऐसा कहने का मीनिंग लॉजिक ये है कि सर फेसेट्स क्या क्या है, नेशनल सिक्योरिटी के क्या क्या हो सकते हैं जहां पे अटैक किया जाता है बाहरी देशों के कारण। पहला पहलू सर, आप और हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं जिसमें सबसे डेंजरस कुछ है तो है हेल्थ सिक्योरिटी। अब बोलोगे सर नेशनल सिक्योरिटी में हेल्थ सिक्योरिटी कैसे आ गया, बताते हैं कैसे आ गया, अभी समझ आते हैं। एक बात बताओ, अगर किसी देश की जनता हेल्दी नहीं है, अरे सर किसी देश की जनता अगर हेल्दी नहीं है, मरेन की तरह है, सब भूखमरी का शिकार है, उसको सर आराम से मैनिपुलेट करना आसान काम है। एक बीमार व्यक्ति को मैनिपुलेट करना सबसे इजी है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप भाई देखो जब आप भूख लगा रहता है ना तो आप देखना गजब का बिहेवियर करोगे, मन करो आप सब है तो सर आपको उसकी बात समझ में आ जाती है। अरे है ना बहुत लोग ऐसे नहीं, अरे भाई गलत बोल रहा है क्या, सही है सर, इंसान का नेचर है। जब पेट भर गया तो वो बोला ना कि सर क्या बोलते हैं बिन क्या बोलते हैं, भजन ना हो कुछ करके बोलते हैं ना, बिन भूखे भजन ना, बिना सॉरी बिन भोजन भजन ना होए, सर ऐसा ही है। तो बिना सर इधर आओ, जो मान लो मंदिर में पूजा भी कर रहा है सर खाली पेट, अब सर ओम जय जगदीश सारे गाना है, भूख लगा हुआ है ओम जय जगदीश सारे, ओम जय जगदीश सर, तेजी में उसको बैठा हुआ है खाना, और आपको बताया था मंदिर वाला सर वो, हाँ मतलब कचमेपुरी वाला वो सर हनुमान रान्ना कर रहा है। अब बताओ हनुमान, हाँ वही हनुमान रान्ना कर रहा है, उसको राम हरे राम कर रहा है, उसको कर तस्मै पूरी तस्मै पूरी तस्मै। अब सर ये जो लॉजिक है, ये कैसे लॉजिक है सर? आपको ना कितना भी कह लो, कितना भी अच्छे बन लो, इस दुनिया में कोई परफेक्शन और कोई आइडियलिज्म नहीं होता है। देयर इज नथिंग आइडियलिज्म लाइक दैट। एक आइडियलिस्टिक होना चाहिए इंसान। इधर देखिए हेल्थ सिक्योरिटी में सर सिंपल सा बात है, देखो जापान में जब बॉम्ब गिरा हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने, सर जापान बैकफुट चला गया। तो जापान ने सबसे पहले किस चीज पे ख्याल किया, पहले हेल्थ ठीक कर और एजुकेशन दे, पढ़ाया जाता है जापान का ट्रेनिंग के समय। आप समझो ना मामूली बात नहीं है।
यहाँ पे तो सर एक खतरा आ जाता है सब टूट के बिखर गया। वहां जहां पूरा फैमिली और पूरा जनरेशन सर आगे तक अभी तक सर उसका असर है, और उस कंट्री ने सर उसको टारगेट कर दिया जिसने बम गिराया था, और आज वो कंट्री उससे डरता है। और हम यहाँ हिंदू मुस्लिम करते रहते। 7G 5G तो हम अभी सोचिए, अभी तो छोड़ ही दीजिए, 5G पे तो कोरोना आ गया। 5G के और पायलट मैंने ट्रायल बताया था आपको, पायलट ट्रायल होता है कि पहली बार ट्रायल कर ले रहे हैं, इसके बाद से सब के लिए लागू हो जाएगा। तो सर वो कंट्री का से उसके सिक्योरिटी को तबाह कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी का पहला पहलू क्या है? हेल्थ सिक्योरिटी। और लाइन लिख लीजिएगा कि अगर किसी देश का पॉपुलेशन स्ट्रांग नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो उसको उसके सिक्योरिटी को थ्रेट करना काफी आसान हो जाएगा। लिख लिए? तो हेल्थ सिक्योरिटी क्या है सर? अगर किसी भी देश का हेल्थ सिक्योरिटी मतलब हेल्थ अगर किसी देश का हेल्दी नहीं है, किसी पॉपुलेशन का, तो सर वहां पे उसको आराम से मैनिपुलेट करके उनको बर्बाद किया जा सकता है। के लिए आप समझिए कि उस देश और उस जनता का पेशेंस है, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप कि कोई आदमी उस जगह का IAS 3 महीने से ज्यादा पेशेंस नहीं है, और इसी 3 महीने के चक्कर में वो पूरे जीवन का 10 साल बर्बाद करता है। सर अपने माथे पे चुपचाप लिखवाना चाहिए। और भी काम है दुनिया में, दिहाड़ी मजदूर का भी कमी है भाई। सर नाली बहुत इतना गंदा पड़ा है मोतिहारी का, ये सब साफ करेगा कौन भाई? आप करेंगे। आप अपने बच्चे को, बेटे बेटी को बोल दिए कि बेटा हम ये करके लाएंगे तुम्हारे लिए। सर अगर ये लाए और आपने जब नहीं लाते हैं तो सर भरोसा किसका टूटेगा? उसका। और सबसे ज्यादा नजर में गिरेंगे आप अगर अच्छे इंसान है तो। बेशर्म को तो कोई इलाज ही नहीं होता है, तो बेशर्म को तो बात ही हटा देगी, वो तो कुछ भी करके है हंस देगा, तो उनके लिए बेशर्म शब्द। हेल्थ सिक्योरिटी के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो सर वो है कल्चरल सिक्योरिटी। अच्छा, कल्चर का बात जब आता है ना, मैंने बार बोला है जब मैं हर सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, हर सब्जेक्ट पढ़ाने का अपना एक अलग टेंडेंसी होता है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो उसी तरह से बन के पढ़ाऊंगा, अगर उस तरह से हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उस तरह से बन के पढ़ाऊंगा, आईआर पढ़ाऊंगा उस तरह से बन के पढ़ाऊंगा। हर सब्जेक्ट का अपना एक फ्लो होता है, उसी फ्लो में नहीं पढ़ाएंगे तो उस सब्जेक्ट का मजा खत्म हो जाएगा। सिंपल सा बात है कि सर जूते भी अलग अलग किस्म के आते हैं, फुटबॉल खेलने वाले जूते अलग आते हैं। अगर फुटबॉल खेलने वाला जूता ऐसा ही पहन के चल गए तो सर दिन भर गिरी का फील और वैल्यू अलग अलग है। अगर सबको मैं एक ही तरीके है अपना ये है सर, का मीनिंग होता है वे ऑफ लाइफ। पहला लाइन लिख लीजिए, कल्चर मीन्स वे ऑफ। हम उनके लाइफ में इंटरफेयर करते हैं तो अगर उसी तरीके से किसी देश को बर्बाद करना है तो उसके कल्चर को क्या करो? बर्बाद कर दो। इसीलिए अमेरिका ने क्या बोला? पिज्जा का कल्चर। तो सर हमें क्या यहाँ की देश की जनता इतनी सिखाना शुरू किया कि बेटा हमको पिज्जा खिलाएगा तो हम पेट अंदर बाहर करवाएंगे। समझ में आ रही है? तो सर योगा को एज इंटरनेशनली कल्चर को किया गया, तो सर हमने भी अपने कल्चर को किस पे थोपा? यूएसए पे। और सर थोपा इस कदर से जाता है कि आपको पता ना चले कि कोई चीज थोपा गया है। अरे बुझा रहा है? तो सर यूएसए ने अगर हमको पिज्जा थोपा तो हमने भी योगा थोप दिया। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कल्चरल सिक्योरिटी अगर किसी कंट्री का बहुत वीक है, बहुत जल्दी किसी के बातों में आ जाता है, तो बाहरी देश देख रहा है। सर यहाँ पे जब दूसरे देश का एजेंसी काम कर रहा होता है ना, मान लीजिए अमेरिका का, पाकिस्तान का, उसका भी अपना आईएसआई है, उसका भी अपना इंटेलिजेंस एजेंसी है, यहाँ पे काम कर रहा होता है। जानते हैं, आपको बता देते हैं, जो सीए और एनआरसी और मार्केट हुई साइन बाग में, सर सिर्फ न्यूज़पेपर से पूरे देश की जनता का हेल्थ और कल्चर के बारे में आइडिया लगा लिया था इंटेलिजेंस एजेंसी। कि यहाँ के लोग जो हैं इतने बेवकूफ हैं कि छोटी छोटी बात पे इनको गुमराह करना काफी आसान है, और कर दिया गया। कोई ऑलरेडी वेबसाइट्स और उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर कि सिर्फ यहाँ के न्यूज़पेपर को देख के जनता के बारे में पता लगा लेता है एजेंसी। देखिए ना, हर दिन दैनिक जागरण, हर दिन आपको क्या मिलेगा? मारकाट, कोई भाग गया, यही सारा चीजें कॉमन आप देखिए लोकल न्यूज़पेपर्स में, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं उसमें। पूरे 1 साल तक न्यूज़पेपर स्टडी किया और देश की जनता को पता लगा लिया और आराम से सीए एनआरसी पे बवाल करवा लिया।
कुछ लोग जो बोले थे सीएनआरसी संविधान के खिलाफ, अरे बेवकूफ, संविधान में जिक्र भी नहीं। वो अपने लोग की तो बात ही नहीं कर रहा था, पहली बात तो माइनॉरिटीज की बात कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं? इंटरनल सिक्योरिटी सर जितना बता रहा हूँ, जितना कह रहा हूँ सर, ये इतना, वही मैंने बोला कि जब तक ये ब्रॉड माइंड नहीं खुलेगा ना आपका, आप मेंस और इंटरव्यू में ऐसे नहीं हो। प्री खाली निकालना है तो मत पढ़िए, जाइए। हेल्थ सिक्योरिटी कल्चर, तीसरा लिखो इन्वायरमेंट सिक्योरिटी। क्विक लिखना, इन्वायरमेंट सिक्योरिटी। सोच के देखो, जिस देश में या जिस राज्य में सर हर साल बाढ़ आता हो, आप सोचिए, हर साल बाढ़ आ जाता है हरामखोर, इतना पैसा खर्च होता है हर साल, फिर भी बाढ़ आ गया, सर उस देश का जनता का क्या हालत होगा भाई? क्या स्ट्रांग रहोगे तुम? सर सबसे ज्यादा मछुआरे लोग सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होंगे भाई। जब बाढ़ आता है तो बाढ़ आएगा तो सबसे ज्यादा किसी का घर तबाह होगा तो मछुआरे लोग का तबाह होगा। अगर हर साल किसी देश में अर्थक्वेक आता हो या हर साल किसी देश में फ्लड आता हो, सुखाड़ आता हो, तो उस देश से आप कैसे इंपॉर्टेंट? सर आराम से कोई भी देश आके प्रपोज करेगा और उसको इजीली क्या है, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट किया जा सकता है भाई। जब मजबूर आदमी होता है ऑपरेशन के लिए जाता, सुनते नहीं मूवी में जो पहले क्या दिखाया जाता, उसकी माँ का ऑपरेशन है, चाहे उसकी बीवी का, चाहे उसकी गर्लफ्रेंड का, डॉक्टर बोला 10 लाख लगेगा, इसके पास है नहीं, बोला आप बस इलाज करिए, हम मैनेज करेंगे। बाहर है तब तो गुंडा खड़ा था, करा जाके ठोक के आओ, हम अभी 20 लाख दे देते हैं। तो उसके बाद क्या लास्ट में वो डायलॉग मारते हैं, हमारी मजबूरी ऐसी थी। तो सर बात सही है, सिचुएशन ऐसा था कि किसी को बचाने के लिए किसी को मार दिया आप, बट ये तो न्याय तो नहीं है सर कि किसी को बचाने के लिए किसी और को मार दिए, मतलब अपना हॉस्पिटल में बचाने के लिए किसी और को हॉस्पिटल में भेज के आए हैं आप। तो लॉजिकली इन्वायरमेंट बहुत सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है कि आपके देश का कैसा है। अगर इन्वायरमेंट सर सोचो ना आप, अगर बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है, मान लो, जब इंडस्ट्री है नहीं, उसी रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है, तो सर हमारे लिए नुकसान तो है ही, वहां के देश की है। अगर रोजगार नहीं है तो कोई भी आदमी आएगा, उसको पैसा देगा और आराम से काम करवा देगा। ऐसा नो, मोतिहारी में आए दिन शूट आउट आपको सुनने को मिल जाएगा, आए दिन, दिन दहाड़े, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? रोजगार है नहीं युवा के पास। जब रोजगार है नहीं, इजीली सर उनको मैनिपुलेट करके 10,000 क्या भूजा खिलाओ ना, गोली मार के आएगा वो। 10,000 तो बहुत बड़ा चीज है, भूजा खिलाओ, कस के कचरी उचरी सब खिलाओ और चटनी भी साथ में खिलाओ टाइट, और सर उसको सीधा हाथ में थमा वही लो, सर वो निकलेगा इतना तेजी से ना, जाके किसी को भी मार के आ जाएगा। तो सर ये वल्नरेबल है सोसाइटी। तो इन्वायरमेंट क्या है, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। इन्वायरमेंट सिक्योरिटी मतलब क्या समझे कि सर वहां पे हर समय फ्लड नहीं आता। अगर हमारा जैसे आपने बोला मगध पॉपुलर हुआ, मैंने कल ही बताया कि मगध का बहुत ज्यादा इस पर क्यों हुआ सर, दोआब रीजन में था, एग्रीकल्चर क्षेत्र उसका इंपॉर्टेंस था, इतना सारा उसको फेवरेबल मिल गया, डेवलप हो गया। और कोई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर उतना उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला। सेम चीज आपको इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अफ्रीका इक्वेटर के आसपास है, वहां का वर्क एफिशिएंसी कम है। जब वर्क एफिशिएंसी अफ्रीका का कम है तो वहां पर आपको डेवलप्ड कंट्री अफ्रीका में मिलेंगे ही नहीं। अमेरिका में डेवलप कंट्री क्यों है सर? वर्क एफिशिएंसी ज्यादा है, क्योंकि सर टेम्परेट जोन में है, ठंडा है, मस्त हमेशा मौसम रहता है, काम कर सकते हैं 2 घंटे की जगह 10 घंटे किया जा सकता है। तो इसीलिए इन्वायरमेंट सिक्योरिटी किसी भी कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कोई भी देश बाहर से आएगा उसको थ्रेट करके आराम से चला जाएगा। नेक्स्ट आ गया ये 4th, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट सर है। उसके बाद इकोनॉमिक, आर्थिक सिक्योरिटी। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो कोई भी थ्रेट करके चला जाएगा आपको। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब जैसे मैंने बोला नॉर्मली इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बारे में, सर अगर आर्थिक, अगर मान लो जॉब नहीं है किसी के पास, अगर उसका पास पैसा नहीं है तो सर उसको भी तो मैनिपुलेट करना आसान बात है, कुछ भी करवा लो उससे भाई। अरे कुछ भी करवा लो आराम से, उसको बस जॉब जब है ही नहीं तो आराम से जो बोलो कर लेगा। तो अगर आपके देश में सर वही क्या बोला, नॉर्थ ईस्ट स्टेट को तबाह कर दिया गया, या कहीं पे भी दिन दहाड़े सर, यहाँ इंडिया में सर याद रखिएगा, इंडिया में मतलब चावल खाने से ज्यादा सस्ता दंगा करवाना है, चावल खाना से या भूजा खाने से ज्यादा सस्ता दंगा करवाना है इंडिया में। और ये स्टेटमेंट मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अपने अच्छे खासे आदमी का, मिनिस्टर्स का स्टेटमेंट है, जो कि सही बात भी है कुछ हद तक है, सही है। आप देखोगे हर बिल पे नॉर्मली हो जाता है आराम से इजीली। अगर आज युवा को, यंग जनरेशन को क्या करो, वही मैंने बोला, भूजा तो छोड़ो, भूजा से ऊपर थोड़ा आते हैं, पेट्रोल बढ़वा दो गाड़ी में उनके, अगर गाड़ी है तो, नहीं तो किसी का गाड़ी दे दो, उसमें भी गाड़ी चाहिए अपाची,
अपाची दे दो, थोड़ा बढ़िया वाला अपाची वाला दे दो, सही सही ठीक है, बस बढ़िया हो गया। स्प्लेंडर नहीं चाहिए, अपाची दे दो। अपाच क्या क्या पेट्रोल भरिए चलिए। तो मतलब कहने का लॉजिक है, आपको पता है। लेकिन सर याद रखिए, आईएएस इज ऑल अबाउट एबव। अब हमने क्या बोला, अभी भाषा के बारे में बोला कि जब आप आईएएस बनते हैं, तमिल में भी जाते हैं तो तमिल की भाषा सीख लेते हैं आप। सर अगर ये सारा डिस्कशन अगर पार्लियामेंट के अंदर हो तो कोई देश हमको स्टडी तो नहीं कर पाएगा ना, कम से कम। अरे हर इंटेलिजेंस एजेंसी हर दूसरे देश के बारे में पढ़ रहा है कि भाई इसको कैसे हम, अच्छा है दूसरे देश के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने देश का सिक्योरिटी बचा सके। यार हम पाकिस्तान के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो भी कुछ हम पे अटैक करे उससे पहले हम क्या करें, उस पे हावी हो जाए, उसका नब्ज पकड़ के रखें। इधर देखो, सुनो ध्यान से, दो शब्द है, बोल रहा हूं सुनना ध्यान से, वन फ्रंट वार और एक है टू फ्रंट वार। वन फ्रंट टू फ्रंट, अभी समझना ध्यान से इसको। और जो मैं बोलो ना, अगर बढ़िया से वही मैंने बोला कि सर अधिकतर लोगों के ऊपर, मैं बोला अधिकतर लोगों को क्या ही पड़ा है, मैं बोला वही कि उनका समझ लो कि हो गया उनका कांड, ठीक है। अब वो जाके एक ही एग्जाम देने वाले, रेलवे ग्रुप डी, उसके अलावा कुछ नहीं देने वाले हैं, गारंटी। और बुरा लगे चले क्या फर्क पड़ता है, सच बात है। जब अच्छा चीज आता है तो सर उसको आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, बुरा चीज आएगा मसालेदार, हाँ हाँ खूब पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं सर, बढ़िया पढ़ाते हैं। जब कॉन्सेप्चुअल चीज आएगा नहीं, इधर देखो, वन फ्रंट वार टू फ्रंट, समझो इधर ध्यान से। सर इंटरेस्टिंग बात देखो इधर, जब इंडिया डिवाइड हुआ 1947 में, जब पार्टीशन हुआ, तो पाकिस्तान पार्टीशन को ऐसे भी मान नहीं रहा था, और पाकिस्तान बार बार चिल्ला के क्या बोला था कि भारत में भी पार्टीशन को मान नहीं रहा है। अरे याद है, आईआर में पढ़ाया था। लेकिन पाकिस्तान क्या बोला था, हम तब तक पार्टीशन को नहीं मानेंगे जब तक कश्मीर हमको नहीं मिल जाता। इनको चाहिए भाई कश्मीर। सुनना और समझना प्लीज ध्यान से, क्या सुन रहे हो ध्यान से, जो से बोले ऐसा सुनो। कश्मीर मिल जाएगा तब हम पार्टीशन को मानेंगे। इंडिया समझा कि सर पाकिस्तान का ऐसा बिहेवियर है कि कश्मीर अगर नहीं मिलेगा तब तक करेगा। याद करो 1947 के जस्ट अभी पार्टीशन हुआ और वापस कश्मीर पे अटैक और हरि सिंह वाला स्टोरी पूरा, अरे है ना। तो सर इंडिया को क्या लगा कि भाई पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है यार, ये कब अटैक घूम फिर के कर देगा, कोई अटैक मतलब कोई हम पे भरोसा नहीं है। हमने क्या किया था, देखो हमने अपनी आर्मी को तैयार करना शुरू किया। क्वेश्चन ये पूछा था आर्मी को ही क्यों, देखो इंडिया जानता था कि पाकिस्तान सर अटैक नेवी से कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास नेवी है नहीं पावरफुल, एयर से अटैक कर नहीं सकता क्योंकि एयरफोर्स भी पावरफुल नहीं है, उसके पास है कोई ठीक ठाक तो कौन है, आर्मी। और सर वो लैंड रूट से ही अटैक कर सकता है। तो इंडिया ने क्या सोचा, हमको अभी एयरफोर्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ना ही नेवी पे ध्यान देने की जरूरत है। पाकिस्तान इजिली अटैक घुसेगा कहां से, तो राजस्थान और गुजरात वाले एरिया से। अरे मैप सोच रहे ना सर, इंडिया ने सोचा कि हमारे को भैया आर्मी को तैयार करना पड़ेगा, याद करो। और मैंने बोला हम आर्मी को मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिए। लेकिन इधर भी रुक जाना, 62 से पहले भी बोल रहा हूं, हमने फिर जब पाकिस्तान का बिहेवियर हुआ तो हमने पाकिस्तान को दिमाग में रख के क्या शुरू किया कि सर पाकिस्तान को हमने दिमाग में रख के क्या शुरू किया कि सर पाकिस्तान हम पे कभी भी अटैक करेगा तो इसलिए हमको आर्मी को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग। इधर देखो, इधर हम उस समय तक इस बात के लिए आश्वस्त थे कि चाइना उस कदर वैसा इंसान नहीं है जैसा पाकिस्तान है। तो हम जब सिर्फ एक देश को ध्यान में रख के कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं वन फ्रंट वार। अभी सुन लेना तब लिखना प्लीज, नहीं तो मजा बेकार हो जाएगा। सुन लेना, अभी एक ही चीज एक ही साथ लिख लेना फिर। लेकिन हुआ क्या, 1962 में हरामखोर चाइना हमको मार दिया। अब हमको ये लगा कि भाई हम तैयार किसके लिए थे, पाकिस्तान के लिए। हम ये मान के चल रहे थे कि चाइना वैसा वायलेंट बिहेवियर हमारे साथ नहीं करेगा, लेकिन चाइना ने सर हमको पकड़ के पीट दिया, कसकर, और बढ़िया पीट दिया। और हमारे पास सर पैसे थे नहीं उतने उस समय। अब हमको क्या लगा, चाइना का जो बॉर्डर जिस हिसाब से है तो ऊपर टेरेन है, अरे पहाड़ी एरिया है, तो सर एयरफोर्स हमको ठीक करना पड़ेगा। अभी तक हम क्या ठीक कर रहे थे, अब हमने क्या किया, एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। पैसे नहीं थे हमारे पास, बट फिर भी किसी तरीके से एनी हाउ। सर ये तो ठीक था। इंटरेस्टिंग देखो क्या हुआ, चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन आपस में डीप हो गया। दोनों का रिलेशन काफी मतलब अच्छे तरीके से चलने लगा।
अरे सुनो ध्यान से, तो हम तैयारी किस चीज का कर रहे थे? हम कर रहे थे तैयारी पाकिस्तान के साथ हाथों हाथ लड़ाई के लिए। अरे 1-to-1 डायरेक्ट लड़ाई सर, जो भी होगा मारकाट होगा, फाइट होगा, डायरेक्टली फाइट सर, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल वार। अभी रुक जाना, कन्वेंशनल वार मतलब डायरेक्ट फाइट हो, बंदूक बंदूक डायरेक्ट एकदम फेस टू फेस। यहां समझ में आ रहा है? तो हम तैयारी कर रहे थे अपने आप को बचाने के लिए, किस चीज के लिए? कन्वेंशनल वार के लिए। लेकिन एयरफोर्स से भी हम तैयारी कन्वेंशनल वार के लिए कर रहे थे। प्रॉब्लम तब हो गया जब चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन इतना गहरा हो गया कि इन दोनों ने देखो क्या किया, हम पूरा का पूरा तैयारी कर रहे थे एयरफोर्स आर्मी के लिए सर, 2000 आसपास 10 पे आते आते इंटरनेट आ गया। अब इन्होंने साइबर क्राइम को हम पे थोप दिया, हमारा सारा पैसा बर्बाद हो गया आर्मी और एयरफोर्स का। हमने जितना खर्चा किया था आर्मी और एयरफोर्स पे कि हम लड़ेंगे उनसे और जवाब देंगे, उन्होंने हमारा सारा रिसोर्स बर्बाद कर दिया। ये होता है टैक्टिक्स। तो हमारा सारा संसाधन क्या हो गया? खत्म। और अब लड़ाई क्या हो रहा है? कन्वेंशनल वार हो ही नहीं रहा है, अब हो रहा है नॉन कन्वेंशनल वार, जिसको हाइब्रिड वार भी बोलते हैं। और हाइब्रिड वार का सिंपल मीनिंग है कि सर मिलिट्री नहीं लड़ेगी, बस किसी दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह लड़ेगी, या कोई साइबर क्राइम होगा या दूसरा कोई ग्रुप से लड़वाएंगे। अरे कुछ बुझा रहा है? सारा रिसोर्स संसाधन गया पानी में। तो जब हम कन्वेंशनल वार की तैयारी कर रहे थे, तब तक वो लोग हरामखोर आपस में मिलकर नॉन कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल हाइब्रिड वार के लिए तैयारी कर रहे थे। अरे कुछ बुझा रहा है? तो 1 फ्रंट वार पहले पाकिस्तान को सोच के, 2 फ्रंट वार पाकिस्तान चाइना को सोच के। नहीं मजा नहीं आ रहा क्या? लास्ट में क्या हुआ? जिसके लिए तैयारी हम कर रहे थे, दोनों ने आपस में मिलकर हमारे पूरे संसाधन को खत्म कर दिया। तो हमारा आज के समय में लड़ाई जो है वो कन्वेंशनल नहीं है, बल्कि क्या है? अनकन्वेंशनल, जिसको हम हाइब्रिड वार भी बोलते हैं। हाइब्रिड वार का सिंपल क्या मीनिंग है कि सर मिलिट्री नहीं लड़ेगी, किसी अदर चीज से लड़ाई होगा, चाहे वो साइबर अटैक हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे केमिकल लड़ाई हो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो, बट मिलिट्री आमने सामने कभी नहीं आएगी। कुछ बुझा रहा है? अब ये इंटरनल सिक्योरिटी नहीं पढ़िएगा तो मेंस में का घंटा लिखिएगा, लिख आइएगा खाली वहां सर भारत के रक्षा करेंगे हम, क्योंकि भारत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लिख के आइए। वो भी लिखेगा बेटा तुम भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, लेकिन आईएएस में नहीं, बाहर उधर बाहर ही तुम महत्वपूर्ण रहो, आईएएस में तुम्हारा जरूरत नहीं है, कचरा लिख के आए हो तुम। तो समझ में कुछ आया बात क्या? तो सर अब आगे बढ़ते हैं, लिखने का काम आप जानिए, क्योंकि ये ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है कि आप समझ गए तो लिख पाओगे, नहीं समझोगे नहीं लिख पाओगे। बाकी वीडियो का सुविधा है, देखिए लिखिए, मेहनत करिए। 2 फ्रंट वार नहीं, क्या बोला? 2 देश को दिमाग में रखा जाएगा। हाँ, मिनिमम 2, और उसको हम 2 से ज्यादा भी नहीं बोलेंगे, अभी मिनिमम 2 रखेंगे। मल्टीपल, जब हम मल्टीपल फ्रंट वार बोलेंगे, जब 2 से ज्यादा हो तब उसको बोलेंगे मल्टीपल फ्रंट वार, की बहुत सारे देशों का खतरा है। तो चाइना और पाकिस्तान मिलकर जो हमारा बैंड बजाया है ना सर, आप सोचो पूरा संसाधन ही खत्म हो गया सर, खत्म एकदम। क्या ही उसका यूज है? अब लड़ता ही नहीं है हरामखोर डायरेक्टली, अब लड़ता ही नहीं है। तो हम लोग तैयारी कर रहे थे कन्वेंशनल के लिए, उन्हें बर्बाद करके हाइब्रिड वार पे शिफ्ट हो गए। वो तैयारी कर रहे थे कि तू तैयारी कर, हम उन्हें चल जाए। यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। हाँ, उसको अनकन्वेंशनल लिख लीजिएगा। हाँ, अनकन्वेंशनल लिख लीजिएगा, नॉन कन्वेंशनल की जगह पे अनकन्वेंशनल लिख लीजिएगा। और इसी अनकन्वेंशनल को हम हाइब्रिड वार भी बोल रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है। मैंने बोला हाइब्रिड वार मीनिंग है कि जब मिलिट्री से नहीं लड़के कोई और मीन्स से लड़ाई हो रहा हो, किसी भी और तरीके, तो उसको हम हाइब्रिड वार बोलेंगे। बस मिलिट्री सामने फेस टू फेस नहीं आएगी, डायरेक्ट एकदम कट टू कट लड़ाई नहीं होगा। डेटा चुरा लेना, ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करना जिससे किसी कंट्री का डेटा हैक हो जाए, पब्लिक डेटा सिस्टम मैनेज कर लिया जाए, डिस इन्फॉर्मेशन फैला देना, लोगों में फैला दिया क्या कि सर ये हुआ व्हाट्सएप के कारण और 5G के कारण, सॉरी आपको कोरोना हो गया है,
यही तो है सर सारा का सारा क्या, सबका सब अनकन्वेंशनल वार, डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन फैला देना, झूठ मूठ का अफवाह फैला देना, और ये सारा का सारा बर्बाद करता है हमको। तो आजकल फाइट डायरेक्टली नहीं होता। अब हम अभी क्या लेके आए, राफेल। अब कॉमन सेंस से सोचो, क्या फायदा है राफेल का? चाइना उधर ऐसा ही क्या करता है, झूठ मूठ का बॉर्डर पे क्या करता है, अड़ंगा लगा देता है। फिर हम खर्चा किस पे करते हैं, राफेल पे, और फिर उधर से वो अलग अलग नॉन का हाइब्रिड वार शिफ्ट हो। बिपिन रावत जो सीडीएस के चीफ, जैसी मरने से कुछ दिन पहले जब वो दे रहे थे तो बोल रहे थे कि भारत को हाइब्रिड वार के लिए जरूर प्रिपेयर होना चाहिए। अरे बेवकूफ आदमी हो तुम, अब तक कहां थे भाई? आईपीएस ऑफिसर अभी गए लबासना ट्रेनिंग में, वहां पे गए तो वहां पे सर 2 एनआईए और एनएसए के अध्यक्ष है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के, इन्होंने बोला कि भारत को हाइब्रिड वार के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। अरे बेवकूफ, प्रिपेयर होना चाहिए? अब तुमको मतलब अब तुमको समझ में आ रहा है भाई? और आईपीएस को तुम बोलोगे सर हाइब्रिड वार के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, पहले सॉल्यूशन तो दो, कैसे? ठीक है, कैसे? कोई प्लान ही नहीं है सर। ये हमारा इंटरनल और फॉरेन पॉलिसी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप एक्सप्लेन जरूर उनको बताओ कि सर ये पॉइंट्स है, ऐसे करेंगे हम टैकल, नहीं बताएंगे सर, लेकिन हाइब्रिड वार के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो हमारे फॉरेन पॉलिसी में उनको बताइए जो आम आदमी है कि बहुत बढ़िया चल रहा है, अभी बहुत सारा लोचा है सर, तो लोचा है वो समझना जरूरी है। इसीलिए आपको नॉर्मल दिमाग रखना है कि हमें अभी हाइब्रिड वार अभी सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है। तो 2 तरीके से मैंने बोला, एक बोला कि सर स्टेट, एक बोला नॉन स्टेट एक्टर। अरे है ना, तो स्टेट है नॉन स्टेट एक्टर, यही तो सबसे ज्यादा हमारे लिए खतरा है। और सर सबसे ज्यादा खतरा कोई है तो नॉन स्टेट एक्टर, यस और नो? ठीक है, अब 2 चीज लिखिएगा। अब सर आप कॉमन सेंस से समझो कि आजकल ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे मान लो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है पुलिस फोर्स। तो पुलिस फोर्स पहला, ये लिख जाइएगा, जैसे टेबल में एक साइड लिख लीजिएगा पुलिस फोर्स, दूसरा लिख लीजिएगा आर्म्ड फोर्स, तीसरा इंटेलिजेंस एजेंसी। हमारे पास 3 चीज है भाई। हमको मान लो अगर कोई थ्रेट हम पे कर रहा है तो हमारे पास तो है ना ये चीज तो हमारे पास अवेलेबल है सर। पुलिस फोर्स, आर्म्ड फोर्स, इंटेलिजेंस। पुलिस फोर्स का काम सिर्फ क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी का काम है। अरे है ना, दरोगा जी हवलदार जी तो इंटरनल, आग लगेगा गांव में तभी जाएंगे, बाकी इनको तो कुछ मतलब नहीं है कि देश में आग लगे चाहे नहीं लगे। तो पुलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या, इंटरनल सिक्योरिटी। हमने उसको सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बनाया है भाई, सीधी सी बात है। आर्म्ड फोर्स में क्या, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। भाई आर्मी हमने क्यों बनाया कि एक्सटर्नली फाइट होगा बॉर्डर पे, देखेंगे वहां। तो सर आर्म्ड फोर्स को हमने बनाया किस लिए, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए, कि बेटा आर्मी। इसीलिए तो आर्मी के इतने टफ होते हैं, चाहे कोई इंटरव्यू, एसएसबी, मान लो मैं एसएसबी में गया इंटरव्यू देने, सर वहां देखा, समझा, वहां देखा क्या देखा सर, गजब किस्म का एक डिसिप्लिन इतना स्ट्रॉन्गेस्ट है, डिसिप्लिन पे ही आर्मी चलता है। इसलिए आर्मी वाले को बार बार गुस्सा आता है सिविलियंस पे कि हराम को जहां मन वही थूक देता है, जहां मन वही काम कर दिया। क्यों गुस्सा आएगा? गुस्सा, वहां डिसिप्लिन एकदम, वहां डिसिप्लिन ही है, बाकी कुछ है नहीं वहां। तो सर वहां देखा ना, एक एक चीज इतने अच्छे ढंग से व्यवस्थित है कि अगर एक एक आदमी जिम्मेदार नहीं है सर, उसकी पनिशमेंट बहुत जबरदस्त है। आप आमतौर पर मूवी में दिखाते हैं साइकिल उठाकर 10 राउंड मार, 100 राउंड मारना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे एक भूल से एक्सटर्नल को कितना नुकसान और कितना फायदा हो उसका अंदाजा तुमको नहीं है। क्योंकि तुम्हारा गोल क्या है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, कि बाहरी देश का कुछ भी आता है बेटा तुमको तैयार रहना होगा। तो हम ऐसे हरामखोरों को तो लेकर नहीं जा सकते ना जिसका दिमाग कहीं और हो और वो आर्मी में चला जाए। तो हमें भी तो चाहिए। अगर आप आर्मी में नहीं बन पाते हैं या नहीं बनते किसी भी रीजन से, तो एक बात हमेशा सोचिएगा, अच्छा वैसे हम नहीं बन पाए कि हो सकता है हम काबिल नहीं होंगे, उससे हाँ अच्छा है कि कोई स्ट्रॉन्ग आदमी जाए जो सर देश को बचा कर रखे, अगर हम कमजोर हैं तो। और हर इंसान को तो पता ही होता है वो बात। इतना अच्छे से सर एसएसबी जब होता है ना, आप सोचो आर्मी क्या करती है। अगर आप लेफ्टिनेंट और किसी चीज के लिए सीडीएस निकाल के गए हो, चाहे एनडीए, बहुत सारा होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन भी होता है उसमें। जैसे आप एनसीसी की हो तो एनसीसी के बेसिस पे भी आप फॉर्म भर के जाते हैं, आप आराम से वहां डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, कोई रिटर्न नहीं होगा, एनसीसी के बेसिस पे आपको बुलाया जाता है।
वो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है 10 साल के लिए 15 साल, लेकिन वो आप एक्सटेंड हो जाता है। तब जब जाते हो तो सर सोचो, उनको इतना अच्छा व्यवस्था मिलता है, इतने अच्छे कैंटीन में उनको खाना दिया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। आपको जाने का सुविधा, जैसे आप रिटर्न निकालते हो, मान लो इंडिया का रिटर्न निकाला आपने, सीडीएस का रिटर्न निकाला आपने, तो रिटर्न जब आप निकालते हैं तो रिटर्न निकालने के बाद फ्री में जो आप जाते हैं वो सारा खर्चा सब का सब गवर्नमेंट देती है, सबका सब डिफेंस देता है। फ्लाइट का भी खर्चा वही देगा, आने का बस नहीं देगा, क्योंकि सेलेक्ट नहीं हो तो क्या देगा भाई, भाग गए यहां से। मतलब जाने का खर्चा आपको पूरा देगा, वहां रहेंगे सारा कुछ वो देगा। सर इतना मेंटेन्ड है, वेल मेंटेन्ड है, तो एक एक रुपया आपको सब कुछ मिलता है। क्यों खर्चा इतना करती है? और सर इतना खर्चा क्यों करती है? क्योंकि सर आप देश के लिए हैं, जो आर्म फोर्स जो है वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखे, तो उसको इसीलिए कोई भी खर्चा हो, अगर आर्मी पे खर्चा जब तक नहीं होगा तब तक सर आपका एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या हमेशा खतरे में रहेगा। थर्ड है इंटेलिजेंस एजेंसी। सर इनका दोनों रोल है, तो यहां क्या लिखोगे? ड्यूअल रोल। भाई इनको इंटरनल सिक्योरिटी भी देखना है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखना है। अरे बताया था ना आईबी और रॉ तो बनाया गया था किसके लिए? सर एक्सटर्नल सिक्योरिटी से बचाएंगे, और आईबी कहां काम करेगा? यहां काम करेगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो सर पुलिस फोर्स इंटरनल सिक्योरिटी, आर्म फोर्स एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी का ड्यूअल रोल है। यही तीनों मिलकर तो सर हम काम करते हैं। अरे ऐसा नो, लेकिन सर यहाँ पे कुछ चीजें हैं, लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला, ड्यूअल रोल में क्या क्या रोल है पहले देख लो। मतलब कि दो रोल अगर है उनका, तो उसमें पहला रोल क्या है? फर्स्ट रोल लिखिए, गिव इंफॉर्मेशन। ऐसा है तो ये कर, तो वो कर। तो इंटेलिजेंस एजेंसी को इंफॉर्मेशन मिला है वो सर उसको भेजेगी किसको? पुलिस और आर्म फोर्स। दूसरा सर है क्या, जो सबसे इसका महत्वपूर्ण काम है, स्टडी द अदर कंट्रीज। सर दूसरे कंट्री का आप पॉपुलेशन के बारे में जान के रखो, उसका नब्ज तो पकड़ के रखो। जैसे हम क्या पढ़े थे हायर में कि भारत और चाइना में एक चीज अंडरस्टूड है क्या, कि सर चाइना जब जब भारत में मुद्दा उठाता है किसी चीज का, तो भारत उनके किसका? विगर मुस्लिम्स का नस पकड़ता है, क्या कर रहे हो तुम वहां भाई। तो दोनों ने क्या किया है? दूसरे को स्टडी किया हुआ है। और किसने किया हुआ है? पुलिस फोर्स ने, इंटेलिजेंस एजेंसी ने। तो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी हमारे पॉपुलेशन को पढ़ के रखा है और हमने भी पढ़ के रखा है। क्यों? क्योंकि हम अपने नेशनल सिक्योरिटी को बचा के रखें, जब वो कुछ बोले तो हमारे पास भी कुछ उसका नब्ज पकड़ा हुआ हो। तो सर ये तो कहना गलत ही है कि अगर हम किसी दूसरे पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सर मैंने क्या बोला था, इस देश में, इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या है? नेशन इंटरेस्ट। अगर हमारा राष्ट्र हित में अगर जो चीज सब सही है प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सही है, बात खत्म। राष्ट्र हित और नेशन से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है भाई। तुम भी अपने राष्ट्र को बचाने के लिए कर रहे हो, अपने राष्ट्र के लिए बचाने के लिए कर रहे हैं, बात खत्म। तो इंटेलिजेंस एजेंसी का काम क्या है? स्टडी द अदर कंट्रीज। यहां तक क्लियर है? दूसरा, जो भी इंफॉर्मेशन मिला वो पुलिस और आर्म फोर्स को देगा और उसको ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करवाएगा। पहले क्लियर है यहां तक? तो हम बचाने के लिए हमारे पास इस टाइप के फोर्सेस हैं, बाकी आगे और भी डिटेल बताऊंगा। नेक्स्ट आगे आइए, थोड़ा एक नोट करके कुछ जो बोल रहा हूं जल्दी लिख लीजिए। ये जो नॉन स्टेट एक्टर मैं बार बार बोल रहा हूं, ये किसके इशारे पे काम करेगा? इंटेलिजेंस एजेंसी के। अरे पाकिस्तान का इंटेलिजेंस एजेंसी, उसने जाकर अगर मान लो किसी ग्रुप को बनाया, आपको याद करो मैंने बोला था कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुछ लोगों का ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के कश्मीर में भिजवा के अटैक करवा दिया। तो नॉन स्टेट एक्टर जो प्रॉक्सी ग्रुप्स है, उनका फायदा हम बोल तो रहे हैं कि दूसरा देश इस्तेमाल करेगा, लेकिन दूसरा देश कौन करेगा? उसका इंटेलिजेंस एजेंसी है ना। अरे जैसे हम जब गए कहां पे गए? वेस्ट पाकिस्तान में, तो हमने आखिर वहां को नॉन स्टेट एक्टर बनाया कि बनाया? अगर मान लो वहां पे दो कौन थे? मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान भी हमारे लिए तो एक तरीके से नॉन स्टेट एक्टर ही रहे हो ना, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान लड़ रहा था, लेकिन उसके पीछे कौन था? इंडिया। अरे है ना। फिर श्रीलंका पढ़ाया, आपको याद करो जब वापस अफगानिस्तान पे लड़ाई चल रहा था, तो इंडिया ने अफगानिस्तान को जाकर क्या बोला? सॉरी, रसिया को, कि बेटा हम वहां पे जा रहे हैं, आप कुछ मदद मेरा कर दो। तो रसिया ने और इंडिया ने मिलकर हथियार दिया और हथियार देकर फिर अफगानिस्तान में क्या करवाया? सर वहां पे अपना करवाया कि इसको जोरदार जवाब दे, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनवा में। तो सर हमने क्या किया? नॉन स्टेट एक्टर को यूज किया। सेम यही नॉन स्टेट एक्टर कौन यूज किया? यूएस से। ISIS को वहां से शुरुआत किया, कहां से? ईरान, सीरिया, वो सब होते हुए आया यहाँ, और जब होके आया तब यहाँ पे आके क्या किया?
सर अलकायदा को ज्वाइन करवाया, उसमें भी बैड तालिबान, और बैड तालिबान को खत्म करके क्या बोल रहा है कि टेररिस्ट हम जीत गए। अरे समझ रहे हो? तो यूज कौन कर रहा है नॉन स्टेट एक्टर को? इंटेलिजेंस एजेंसी। जैसा उसको ऑपरेट कर रहा है, अपना ऑपरेट करवा लिया, बाद में उसको क्या किया, डिसॉल्व कर लिया, हो गया खत्म। अरे कुछ बुझा रहा है? आइए नेक्स्ट, तो नोट करके आप उसमें क्या लिख लीजिएगा सबसे फर्स्ट कि सर नॉन स्टेट जो है वर्क्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी। नॉन स्टेट ग्रुप वर्क्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी। जो भी नॉन स्टेट एक्टर है वो किसके इशारे पे काम करेंगे? इंटेलिजेंस एजेंसी के। क्लियर है यहां तक? आगे अच्छा, इन तीनों को नॉर्मली क्या बोला जा सकता है? जो तीनों ग्रुप है इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक नेशनल पावर ऑफ द स्टेट है, या नेशनल पावर ऑफ द कंट्री, स्टेट। अरे है ना? मतलब जो आप तीनों लिखे हैं कौन कौन? पुलिस फोर्स, आर्म फोर्स और क्या, इंटेलिजेंस एजेंसी। उसके ऊपर क्या लिख लीजिएगा? नेशनल पावर ऑफ द कंट्री या नेशनल पावर ऑफ द स्टेट, क्योंकि सर हमारे वाकई में नेशनल पावर है। अरे ऐसा नो। आगे वन फ्रंट वार, टू फ्रंट वार लिख चुके होंगे। कन्वेंशनल वार बोला था, मतलब कि डायरेक्ट लड़ाई को कन्वेंशनल वार बोलते हैं। अनकन्वेंशनल मतलब हाइब्रिड वार, जो मिलिट्री के साथ डायरेक्टली छोड़ के जो भी लड़ाई जिस तरीके से हो उसको हम अनकन्वेंशनल या हाइब्रिड वार बोलते हैं। ये सारा शब्द आपको सुनने को मिलेगा। सुने ध्यान से। अब दूसरी बात, सर बहुत सारे आप ग्रुप्स का नाम सुने होंगे, जैसे एक आप नाम पता नहीं सुने होंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये ग्रुप है, बता रहा हूं मैं, एनजीओ है, एनजीओ जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, लेकिन इशारे पे किसी के काम करती है तो यूएसए के इशारे पे काम करती है। बहुत सारे, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल है, और भी है, पेटा ग्रुप है एक। ये सब एनजीओज हैं, ग्रुप्स हैं। पेटा ग्रुप्स है जो एनिमल्स के बारे में बताता है कि मतलब एनिमल्स का जो राइट्स है उसका भी राइट्स है, तो उसका भी नहीं है। तो जैसे ही इंसान इंडिया में जैसे कुछ कटता है, बकरा चाहे जो भी चीज है अपने धर्म के अकॉर्डिंग, ये लोग सर तुरंत यहां से हवाला निकाल देते हैं और तुरंत बोल देते हैं कि इंडिया सर बहुत ही खतरा है, बहुत ही बेकार है, इसका जो एनिमल्स के अकॉर्डिंग राइट्स है बहुत बेकार है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन इंटरेस्टिंग जानते क्या है? पूछिए मत सर। अमेरिका में, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, एक वहां पे बनता है एक खाना, उसको बोलते हैं पोक, POAK, जिसमें हजारों बुफैलो और पिग, सुअर, पिग स्लॉट पार्टी होते हैं, उसका सूप बनता है और पूरे लोग खाते हैं अमेरिका में। उस समय ये पेटा ग्रुप सो जाता है, मर जाता है ये। उस समय कुछ नहीं बोलेगा कि सर एनिमल्स का हो रहा है, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं। लेकिन जब इंडिया में कुछ भी अगर होगा, एक इंडिया में एक पर्व होता है जलीकट्टम, श्री जलीकट्टम होता है, श्री जलीकट्टू भी उसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि साउथ इंडिया में वहां पे काटे जाते हैं जानवरों को। अब सर श्री जलीकट्टू पे इनको प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन इनके यहाँ लाखों की संख्या में बुफैलो और पिग स्लॉटर बन के सूप पीते हैं, तो सर वो हेल्थ के लिए ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या है? इस ग्रुप को कौन इस्तेमाल कर रहा है? तो सर यूएसए ने एक तरीके से क्या किया, ये हाइब्रिड वार का इस्तेमाल किया कि डायरेक्टली कन्वेंशनल वार किया? हाइब्रिड वार ही है। तो हाइब्रिड वार में बेसिकली क्या है, मैंने क्या बोला, मिलिट्री को छोड़कर किसी भी तरीके से लड़ाई हो तो क्या है, हाइब्रिड वार। चाहे पॉलिटिकल पार्टीज को आप पैसा दे के उनसे उकसवा के बोलवा दो कुछ भी। अब इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी सोचो बोलना क्या शुरू कर दी, हमको अमेरिका के साथ अच्छा संबंध रखना चाहिए। अब इसका लॉजिक उसने अपना देना शुरू कर दिया, प्रोपेगेंडा। लेकिन सर इंडिया में प्रॉब्लम देखो क्या है, हम एक ही चीज चेंज करना चाहते हैं जो कि होकर रहेगा। हम बता दे रहे हैं, अगर आप मेरे साथ कुछ प्रोपेगेंडा करते हो, आप मेरे साथ कोई चाल चलते हो, ठीक है, जैसे भी, तो मैं आपको जवाब चाल से नहीं दूंगा। मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं आपको सिर्फ ये प्रूव कर दूंगा कि जो आप बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। भाई अगर किसी नेता ने ये बोला कि तुम्हारे गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं किया है किसानों के लिए, अरे सुन रहे हो ध्यान से, तो सर इधर के नेता गवर्नमेंट क्या जवाब देंगे, तू कथी कर ले रहे, जवाब देंगे ना, तुमने क्या किया। मेरा अपना फंडा है कि सर आप क्या करो, 100 लिस्ट निकालो, 100 लिस्ट में से सीधा दिखा दो कि दिस 1 2 3 Z 5 2 6 10 20 ये ऐसा है जिसमें हमने किसानों के लिए काम किया है, तो जो आप बोल रहे हो गलत है।
अरे बुझा रहे हैं? तो प्रोपेगेंडा को काउंटर प्रोपेगेंडा से मत करिए, बल्कि उसको सर जवाब देके करिए। मैंने वही बोला, मेरे खिलाफ आप कोई साजिश रच रहे हैं तो उस साजिश को मैं साजिश से जवाब नहीं देना पसंद करूंगा। मैं काम करके प्रूफ कर दूंगा कि बेटा तू हरामखोर है और तू जो बोल रहा है वैलिड नहीं है। आप समझ पाए मेरी बात को? क्योंकि सर अगर आप भी प्रोपेगेंडा मेरे साथ करोगे और मैं भी प्रोपेगेंडा करूंगा तो इंडिया का सर कभी डेवलपमेंट होने वाला घंटा नहीं है। और एक आईएएस ऑफिसर के नाते आपको प्रोपेगेंडा को काउंटर करना है। कैसे? प्रोपेगेंडा से नहीं, उसको सर अपने काम से और पॉइंट से सिद्ध कर दो कि बेटा तुम जो बोल रहे हो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जनता आजकल कोई मूर्ख नहीं है बेटा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए नॉन स्टेट एक्टर्स और पेटा ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ बोलते हैं काफी ज्यादा। इधर देखो, इंडिया ने जब देखा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत बोल रहा है, पूछ रहा है कहां से पैसा आया, तो सर एक ही बार ग्रुप ने, इंडिया में था, इंडिया के सीधा होम मिनिस्ट्री ने सीधा पूछा, क्या आपको पैसा दे कौन रहा है? आप एनजीओ हैं, कहां से पैसा रहा? सर सडनली बोरिया बिस्तर बांध के भाग गया इंडिया से। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल सडनली इंडिया से अपना बोरिया बिस्तर निकाल के निकल लिया। तो क्या दिखाता है कि सर आप पार्शियल हैं? नहीं सर, मतलब आप साफ सुथरा है? नहीं। तो आपके पीछे यूके का हाथ है, यूएसए का हाथ है, जो इंडिया को बार बार बोलता है। सर इंडिया में बोलवाया जाता है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इंडिया का, और लोग को मानने पे मजबूर करवाया जाएगा कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और जैसी लोग मान गए इनका काम हो गया। तो देश में आपको लगेगा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ बुझा रहा है, और फिर उसके बाद वो उस गवर्नमेंट को प्रमोट करेगा कि यही तुम्हारा सहारा है, और फिर उस गवर्नमेंट के बारे में कुछ अच्छाई सामने प्रपोज कर देगा। तो ये प्रोपेगेंडा देश से नहीं विदेश से चलता है। और सर हमारे लिए सोचो, अगर हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी हमारा खतरे में। तो कुछ बुझा रहा है? और 2 मिनट में सर आराम से सरकार बदल जा सकता है, इतना बड़ा सर प्रोपेगेंडा है। तो इसीलिए सर आपके पास एक एविडेंस और प्रूफ होना चाहिए, और एविडेंस आपके काम से होना चाहिए। आप और हम कितना भी चिल्ला लें कि ये गवर्नमेंट खराब है, लेकिन आप और हम भी जानते हैं कि इसने जो काम किया है किसी भी तरीके से, मान लो सबसे बड़ा मुद्दा कम से कम ये तो हटा दिया कि 370 का जो चला आ रहा था ये तो हटा दिया, बकवास कि सब हिंदू मस्जिद था कि मंदिर था, ये तो मुद्दा हटा दिया। दोनों के लिए फायदेमंद है ना। कम से कम इस बात का मुद्दा तो जिक्र करो कि एजुकेशन का क्या, एम्प्लॉयमेंट का क्या, कब तक जीवन भर भाई धर्म और ये सब जिम करते रहोगे? अरे समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट आइएगा सर आगे, बहुत सर इसमें बहुत कुछ है मैं बता रहा हूं। और सर करंट अफेयर्स नाम का जो चीज, एक वर्ड लिख लीजिए, ठीक है? तो सर ये लोग क्या करते हैं, इधर देखो, एमनेस्टी इंटरनेशनल और पेटा ग्रुप का काम क्या है? हमारे वैल्यूज को मारते हैं, हमारे बिलीफ को खत्म करते हैं कि आपके यहाँ एनिमल्स को पूजा नहीं किया जाता, आपके यहाँ एनिमल्स को नहीं बचाया जाता, लेकिन इनके यहाँ कुछ हो रहा है उसको कोई खतरा नहीं। अमेरिका बार बार क्या बोलता रहता है, क्या मैंने बोला था यूक्रेन में, क्या बोला? ये देखिए यूक्रेन में कितने बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े औरतें मर रही हैं। तुमने जो केमिकल ऑरेंज वियतनाम पे गिरा है उसका कोई, तुमने जापान में बम गिरा है उसका कोई माई बाप नहीं है, वो तुमने बहुत अच्छा कर दिया। सर सदाम हुसैन को हथियार देके क्या बोल रहा है, तुम हथियार रखता है? वो बोला भाई आप ही तो दिए, इसलिए तो उसको फांसी पे चढ़वा दिया। भाई उसको मारा क्यों? क्योंकि सर वो एक्सपोज कर रहा था अमेरिका को, तब अमेरिका उसको मारा। सारा पहले उसको हथियार दिया, सब कुछ प्रपोर्ट किया, और जब उसके बाद बात है तो सीधा सदाम हुसैन सीधा बोल रहा है अमेरिका को आपने दिया है, ये देखिए प्रूफ, ये बिल, ये सब कुछ। तब अमेरिका को लगा रहा कि भाई ये तो उसने सर ऐसा प्रोपेगेंडा अपनाया, उसको सर सजा हो गया, फांसी दिलवा दिया। तो कुछ बुझा रहा है? सेम यही काम लादेन करने वाला था, खत्म। तो सर पीछे कोई और होता है, समझ में आ रहा है? सामने जो दिखता है वैसा काम नहीं हो रहा होता है। इसी को बोलते हैं, एक और बात, सबवर्जन। रुक जाइएगा अभी, एक वर्ड है सबवर्जन और एक वर्ड है सबोटाज। क्या सुन रहे हैं आप लोग? तो सबवर्जन और सबोटाज लिखिए, इसका एक लाइन लिखवाता हूं उसके बाद आगे बढ़िएगा, लिखिए जल्दी। सबवर्जन, इट इज अ प्रोसेस, हाँ सबवर्जन में, सबवर्जन इट इज अ प्रोसेस बाय विच, क्विक लिखिएगा, बाय विच इंटेलिजेंस एजेंसी यूज प्रॉक्सी ग्रुप्स कॉमा एनजीओ, मीडिया, सोशल मीडिया, proxy groups, NGO, media, social media, etc. to destroy the
to destroy the unity, to destroy the unity, beliefs and values of the country, beliefs and values of the country। सबवर्जन का मीनिंग क्या है? हमने प्रॉक्सी ग्रुप का इस्तेमाल करके किसी दूसरे देश की यूनिटी और उसके बिलीफ सिस्टम को बर्बाद कर दिया। फिर से रिपीट कर दूं, कुछ लोग नहीं रिपीट करूंगा, सुन लो ध्यान से। मैंने सिंपल क्या बोला कि इंडिया ने क्या किया, आपने सीधा बोला एक लाइन, सबसे फर्स्ट क्या बोला उसमें, फर्स्ट लाइन में कि सर इट इज ए प्रोसेस बाय विच इंटेलिजेंस ग्रुप यूज प्रॉक्सी ग्रुप्स, क्या करने के लिए, प्रॉक्सी ग्रुप्स, एनजीओ, मीडिया, सोशल मीडिया, इसको इस्तेमाल किया ताकि आपके वैल्यूज और बिलीफ को क्या करे, बर्बाद कर दिया जाए। इसी को क्या बोलते हैं, सबवर्जन। क्या बोलते हैं इसको, सबवर्जन। अच्छा इधर अगर मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कल ही के हिंदू न्यूज़पेपर में है, जाके देखना, इंडिया इज डूइंग सबवर्जन इन पाकिस्तान, इंडिया इज डूइंग सबवर्जन इन पाकिस्तान, समझ गए आप? पाकिस्तान इज डूइंग सबवर्जन इन इंडिया, समझ गए? मेंस में कैसे शब्द बचता है, यही मीनिंग है। आपको अगर नहीं सबवर्जन पता, क्या लिखिएगा, इंडिया इज डूइंग वेरी मच ऑपरेशनल इन दिस टाइप ऑफ मेथड टू डिस्ट्रॉय द पाकिस्तान, ही यूजेज एनजीओज, पॉलिटिकल ग्रुप्स, सोशल मीडिया टू डिस्ट्रॉय द पाकिस्तान। आपने एक वर्ड लिख दिया, सबवर्जन, काम हो गया। अरे बुझा रहा है? अब जब हाइब्रिड का डेफिनेशन आपको होता है, जो हाइब्रिड वार करता है, हाइब्रिड वार में ही बोलते हैं कि हाइब्रिड वार इज अ मेथड टू सबवर्ज एनी कंट्री। हाइब्रिड वार इज अ मेथड फॉर सबवर्जन ऑफ एनी कंट्री या टू सबवर्ज द एनी कंट्री। हो गया, बात खत्म। और सबवर्जन में क्या आ गया, जब आप किसी प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हो, जैसे एनजीओ, सोशल मीडिया ग्रुप्स, अलग अलग नॉन स्टेट एक्टर्स, उसको बोल रहे हैं, बस हो गया सबवर्जन। कुछ बुझा रहा है? बस आगे ये सबोटाज। देखिए सबोटाज क्या है, बस एक बात लिख दे रहा हूं, लिख लो, सबोटाज इज द एंड गोल। मतलब सबोटाज इज द एंड गोल, जो आप अचीव करना चाहते हो अंतिम में। सबोटाज इज द एंड गोल, END, एंड गोल, अंतिम। तो सब इसमें एक स्टेप लिख लो, क्विक लिख लो फर्स्ट, सबवर्जन इज द मीन्स टू अचीव सबोटाज। सबवर्जन इज द मीन्स टू अचीव सबोटाज, मतलब सबोटाज को पाने के लिए सबवर्जन एक प्रोसेस करना जरूरी है। सबवर्जन इज द मीन्स टू अचीव सबोटाज। समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? तो सबवर्जन और सबोटाज क्लियर है, वन फ्रंट वार क्लियर है, हाँ या ना? कन्वेंशनल वार, हाइब्रिड वार क्लियर है? अरे हाँ ना, तो बोलो। वन फ्रंट वार सब क्लियर है आपको? आगे और उसके नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? ईमानदारी से बोला, मजा आया? अब जो बोल रहा हूं उसको समझना, मेंस में इसके बिना काम नहीं चलेगा। पूरा का पूरा बोल देना, एक बार सुन लो, फिर चलते हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। सिलेबस में आपको सब कुछ पता है, मैंने नेशनल सिक्योरिटी बताया। नेशनल सिक्योरिटी में आपको 2-3 चीजें बताई, ध्यान से सुन लेना। जिसमें बोला नेशनल सिक्योरिटी का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसके बाद कल्चरल इंटीग्रिटी, वैल्यूज, ये सारा का सारा रक्षा होना चाहिए। उसके बाद इन जो आपको मैंने बोला कि सर हमारे जो पार्लियामेंट्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन, उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद हमने नेशनल सिक्योरिटी क्या है आपको बताया कि सिक्योरिटी थ्रेट दो तरीके से होता है, एक्सटर्नल थ्रेट, उसके बाद इंटरनल थ्रेट। एक्सटर्नल थ्रेट को बनाने के लिए सर वो भी हमें पता होना चाहिए स्टेप्स। हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट को बचाने के लिए 3 हैं जो हमारे लिए नेशनल पावर की तरह काम करते हैं। पहला पुलिस फोर्स, आर्म फोर्स, और कौन सा, इंटेलिजेंस एजेंसी। पुलिस फोर्स इंटरनल, एक्सटर्नल, और इंटेलिजेंस एजेंसी का ड्यूअल रोल होता है, दोनों काम करना है, इन्फॉर्मेशन देना प्लस दूसरे कंट्री को स्टडी करना कि वहां क्या चल रहा है, ताकि हम अपने कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकें, उसके बारे में जानकारी। क्लियर है? उसके आगे मैंने वन फ्रंट वार, टू फ्रंट वार। मैंने क्या बोला, एक कंट्री को देश में दिमाग में रख के जब हम करते हैं लड़ाई, वन मतलब जो प्रिपेयर करते हैं वन, इंडिया ने प्रिपेयर किया आर्मी को, चाइना उधर से आ गया, फिर हमने सर सारा बर्बाद कर दिया। जब हम दोनों का प्रिपेयर किए तो उसने सर कहां चला गया, हाइब्रिड वार पे। तो हाइब्रिड वार का मीनिंग क्या था, सिंपल, जब आप मिलिट्री से लड़ाई नहीं करते हैं डायरेक्टली, आप उसको एनजीओ के थ्रू लड़िए, चाहे केमिकल्स के थ्रू लड़िए, चाहे अलग तरीके से लड़िए, उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड वार या अनकन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मीनिंग सिंपल होता है जब आप 1 to 1 डायरेक्ट फाइट करते हैं। तब यहां तक क्लियर है? अरे है ना? सबवर्जन वही एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को बोल रहे हैं जिसमें आप मीडिया, सोशल मीडिया सबको यूज करके किसी कंट्रीज का आप बिलीफ्स को बर्बाद कर देते हो, उसको बोलते हैं सबवर्जन। और नीचे हमने बोला सबोटाज, सबोटाज इज द एंड गोल, मतलब कि आपने सबवर्जन इसलिए किया क्योंकि आप ये पाना चाहते थे।
बस बात खत्म, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। ईमानदारी से बोलो, कुछ समझ आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं।